गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बीपीएससी ने एक टेंटेटिव डेट दिया है, रिवाइज डेट दिया है पीटी के लिए, 70th बीपीएससी पीटी के लिए, और वह डेट जो है 17 नवंबर का है। और अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं, कम से कम जितने बच्चे हमारे संपर्क में थे पीटी देने वाले, अधिकांश बच्चों की बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी। और ये अनुभव मैं अगस्त लास्ट वीक तक के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं। मतलब एग्जामिनेशन के जो प्रपोज डेट थी 30 सितंबर, उसके सवा महीने पहले तक बच्चे पीटी एग्जाम के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, पीटी एग्जाम के लिए कंसर्न्ड नहीं दिख रहे हैं, पीटी एग्जाम के लिए सीरियस नहीं दिख रहे हैं। और इसलिए जैसे जैसे इस संभावना को बल मिला कि अब 30 सितंबर को 70th बीपीएससी पीटी एग्जाम नहीं होने की संभावना प्रबल है, मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, सुकून महसूस हुआ कि कम से कम उनमें ऐसे बच्चे जो थोड़े से सीरियस हैं, उनको एक मौका मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का। अब कहां तक वो गलती सुधरेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक मौका मिला है। पहली बात। दूसरी बात, आप जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें, आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है 70th बीपीएससी पीटी के हिसाब से। और आज अगर हम लोग चर्चा के लिए यहां पर खड़े हैं तो इसके लिए मैं रोशन सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो आइडिया था, बेसिक आइडिया रोशन सर का था, अखिलेश सर ने इसको इंडोर्स किया, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं रिलक्टेंट था, स्पष्ट मैं कहूं, बहुत उत्साहित नहीं था। लेकिन जब एक बार आइडिया आया और हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि ऐसे प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद उस आइडिया पर हमने विचार करना शुरू किया। और आज के कंटेक्स्ट में मैं कह सकता हूं कि आज इस आइडिया को स्ट्रांगली मैं इंडोर्स कर रहा हूं, स्ट्रांगली, और उससे कम इंडोर्स नहीं कर रहा जिस तरीके से रोशन सर या अखिलेश सर इंडोर्स कर रहे होंगे। तीसरी बात, इस प्लेटफॉर्म से मैं अखिलेश सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि व्यस्तताओं के कारण कह ले या थोड़ा सा कैजुअलनेस के कारण कह ले, अखिलेश सर के उस प्रोमो वीडियो को मैंने देख पाया था कल के पहले, जो इस प्रोग्राम को लेकर के, प्रोग्राम के आइडिया को लेकर के लगभग वो 21 मिनट का वीडियो था। और मैं आपको कह सकता हूं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ अखिलेश सर व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई हैव वॉच्ड। हम लोगों के गुरु तुल्य है भगवान सर। मोतिहारी से हम लौट रहे थे तो संयोग से टीचर्स डे के दिन हमने उनको कॉल किया, तो उन्होंने, एक हमारे मित्र हैं अनिश जी जो टीचर्स डे के दिन थे भी, उन्होंने लेनिन पर एक स्पीच दिया और बोले कि सर्वेश जी, आपके मित्र का स्पीच, मतलब वीडियो जो है जस्ट अभी हमने समाप्त किया है और कंप्लीट ब्लॉटलेस, 100 में 100 मार्क्स अनिश डिजर्व करता है। ठीक है, तो अगर मेरी बात, अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर 100 के ऊपर भी कुछ दिया जा सकता है तो अखिलेश सर के उस वीडियो के लिए मैं देना चाहूंगा। अब वापस हम लौटते हैं दो प्रश्न की तरफ।
पहला प्रश्न कि यह प्रोग्राम जरूरी क्यों है, उसका एक नजरिया, और दूसरी चीज यह प्रोग्राम किसके लिए जरूरी है। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यह प्रोग्राम जरूरी क्यों है तो उसके दो एंगल हो सकते। अगर हम लोग अपने एंगल से बात करें, अगर हम संस्थान के एंगल से बात करें, तो दो चीजें कहना चाहूंगा। संस्थान और हम लोगों के प्रोफेशनल इंटरेस्ट के लिए यह प्रोग्राम जरूरी है, यह बियॉन्ड डाउट है। दूसरी चीज, जब आप मार्केट में होते तो लगातार आपको इनोवेट करना पड़ता है, नए नए आइडिया को कंसेप्चुअलाइज करना पड़ता है, और नए आइडिया के कंसेप्चुअलाइजेशन के जरिए आपको बच्चों के लिए अपनी उपयोगिता साबित करनी होती है। और मुझे लगता है इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोग्राम जरूरी है हम लोगों के लिए। लेकिन सवाल यह उठता कि वो हमारी जरूरत हो सकती है, आपकी जरूरत क्यों है? नहीं, क्योंकि जब तक जरूरत दोनों तरफ नहीं होगी, नहीं, तब तक ये आइडिया डेवलप नहीं करेगा, तब तक इस आइडिया को फ्लोर पर नहीं उतारा जा सकता। और यहां से डिस्कशन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां जो दिशा आपके लिए जरूरी हो। बेसिकली देखें, टेस्ट सीरीज में और प्री के टेस्ट सीरीज में जितना इन्वॉल्व मैं इस बार रहा हूं अपने पूरे कैरियर में, प्री के टेस्ट सीरीज में इस स्तर पर इन्वॉल्वमेंट और इस मतलब इतने माइक्रो एनालिसिस के साथ इन्वॉल्वमेंट आज तक मेरा नहीं रहा। और आप मुझसे पूछ सकते एक प्रश्न कि यह जो इन्वॉल्वमेंट है, इस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों महसूस की मैं? तो बेसिकली मैं महसूस क्या कर रहा हूं, जब हम लोग पटना आए, पटना में ये सेंटर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 64वीं बीपीएससी का बैकअप था। दिल्ली में 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए भी और जीएस के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाए थे हमने। और उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में लगभग 150 प्लस बच्चे थे, 150 प्लस बच्चे। और उस 150 प्लस बच्चों के बैकअप ने, 64वीं बीपीएससी के बैकअप ने करीब करीब 67वीं बीपीएससी तक पे किया। और मुझे लगता है उन 150 बच्चों में कम से कम 40 प्लस रिजल्ट जो है वो हमें मिलते रहे 64वीं से लेकर 67वीं 68वीं तक। धीरे 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 वो बैकअप समाप्त। और पिछले 2 बीपीएससी के रिजल्ट में हमने देखा 67वीं में और 67वीं के बाद 68वीं में, ठीक है, हमने ये महसूस किया कि अब वो बैकअप समाप्त हो रहा है। अब इसे आप हमारी गलती कह लें या बच्चों की सोच के स्तर पर समस्या, व्हाट एवर बी द रीजन बी, लेकिन ये एक रियलिटी है कि इस संस्थान के बारे में जो एक आम धारणा है, वह आम धारणा यह है कि यह संस्थान मेंस के लिए है, पीटी के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती बच्चों की है, कहीं ना कहीं गलती हमारे स्तर पर भी होगी, क्योंकि बिना अपनी स्तर पर चूक के ऐसा नहीं हो सकता। और अपनी स्तर पर चूक क्या मुझे नजर आती कि पीटी के लिए जो हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, पीटी के लिए जो क्लासेज के मॉडल होते हैं, उसमें हम लोग लुसेंट बेस्ड अप्रोच नहीं अपनाते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हर उस चीज की चर्चा करते जो पीटी के लिए जरूरी है, हर उस चीज की चर्चा करते।
लेकिन उसको कॉन्सेप्ट, आइडिया और अंडरस्टैंडिंग में लपेट करके प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण बच्चों को यह लगता कि यह तो मेंस के लिए पढ़ाया जा रहा है, यह पीटी के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। और एक लंबे स्ट्रगल के बाद कहो तो इस बार मुझे लगता है कि उस आइडिया को कंटिन्यूअसली हम लोगों ने बदलने की कोशिश की। पहले फोकस प्रोग्राम के जरिए, फिर टारगेट बैच के जरिए, 60 डेज टारगेट बैच के जरिए, और अब इस रिवीजन क्लास के जरिए थ्रू PYQ उस आइडिया को हम बदलेंगे और उस आइडिया को हम बदलने जा रहे हैं। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज के जो हमारे एक्सपीरियंसेज रहे, क्योंकि अभी भी 2 महीने से ऊपर का समय है, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन बातों को आप हल्के में नहीं लें। पहली समस्या जो महसूस की कि एक टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे पटना में जो पॉपुलर है सेट मारना, अभी भी आ रहा था ना, तो प्रेमचंद गोलंबर पर 79 का C और 80 का D चल रहा था। अब बच्चा आंख मलते जो है, कई बच्चे को रास्ते में देखा दौड़ा जा रहा था। तो कई बार लगता है जिंदगी इसी तरह से गुदस्त हो जाएगी तैयारी करते हुए। थोड़ा सा ऑफेंडिंग रिमार्क्स मेरा है, लेकिन मैं छूटे लेकर ये बात कहना चाहूंगा। अगर सेट मारने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो मत ज्वाइन करें, और कम से कम हमारे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन ना करें। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, वो सेट मारने के लिए नहीं है। दूसरी चीज इसके माध्यम से जो कहना चाहता कि अधिकांश बच्चों के कंटेक्स्ट में, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज के 2 पार्ट थे, और इस आइडिया को समझिए, पूरे के पूरे इस रिवीजन क्लासेस थ्रू PYQ का आइडिया यहीं से इवॉल्व करता है। तो अगर आप जाकर के देखेंगे तो टेस्ट सीरीज 2 पार्ट थे, एक सेक्शन वाइज था और सेकेंड पार्ट फुल लेंथ टेस्ट था। और मैं आपको कह सकता हूं कि मोर देन 90% बच्चों ने ना उस आइडिया को समझने की कोशिश की, ना उस आइडिया को इंडोर्स किया, और ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बावजूद उस आइडिया के साथ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। क्योंकि अगर उस आइडिया को फॉलो किया होता, अगर उस आइडिया को उन्होंने फॉलो किया होता तो अगस्त के पहले तक BPSC PT की उनकी तैयारी पूरी हो चुकी, और अगर वो तैयारी पूरी हो चुकी होती तो अगस्त से लेकर अब तक जो फुल टेस्ट चल रहे हैं वहां पर उनका परफॉर्मेंस पीक पर दिखाई पड़ता। अब सवाल यहां पर उठता है, सवाल यह उभरता कि उस टेस्ट सीरीज के अनुभव क्या बतलाते। तो मैं कोट करना चाहूंगा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मतलब मुझे आश्चर्य लगता है, बहुत BPSC को लेकर गंभीर नहीं रहा, लेकिन 2 बार BPSC देने का मौका मुझे मिला, और दोनों बार मैं आपको बतला दूं, केवल करेंट के लिए 7 महीने 8 महीने के दर्पण को पलट लेता था, जाकर के एग्जामिनेशन दे लेता था। और मुझे लगता है करेंट का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस वहां पर अप्लाई नहीं करता परफॉर्म करने में। और मैं आपको बतला दूं, जितने बच्चे हमारे यहां टेस्ट सीरीज में रहे हैं, वे करेंट सेक्शन में जो 30 से 35 क्वेश्चन रहे हैं वहां वर्स्ट परफॉर्मर रहे, वर्स्ट परफॉर्मेंस उनका वहां पर रहा, जबकि बाजाबता उनको करंट को तैयार करने का एक शेड्यूल हमने दिया, लेकिन उसके बावजूद वे उनका परफॉर्मेंस वहां पर वर्स्ट रहा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता
कि करेंट के सेक्शन के 30 से 35 क्वेश्चन में वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर देंगे तो आपके प्री नहीं होने की संभावना ज्यादा है। सॉरी टू से, बट आई विल लाइक टू से। क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं करेंट सेक्शन में? तो उसके पीछे रीजन यह है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने और मैगजीन पढ़ने की जो है जरूरत नहीं समझते। क्यों जरूरत नहीं समझते? तो करेंट लूसेंट बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ने की आपकी आदत है। वन लाइनर करेंट मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले जो कोई भी मैगजीन आएगी, वन लाइनर करेंट के अप्रोच के साथ जो मैगजीन तैयार होगी उसको उठाएंगे, उसको कर लेंगे। कौन इतना माथापच्ची करे कि हर महीने का जो है नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक करेंट पता चला, जीके करेंट, स्पोर्ट्स, प्राइज, अवार्ड्स, उन सबको कौन तैयार करे? पर्सनालिटी इन न्यूज, इवेंट इन न्यूज, कौन उसको तैयार करे? तो इस बात को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं, जैसे आप लोग क्या होता है टेस्ट में केवल अपने परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस बार हमारे काम करने का जो तरीका है कि 1 to 1 हमारी कोशिश हो रही है कि टेस्ट में परफॉर्म करने वाले बच्चों के साथ बैठा जाए, और अब केवल स्कोर नहीं देख रहा, सेक्शन वाइज उनका परफॉर्मेंस क्या है उसको एनालाइज कर रहा, और सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस से भी एक स्टेप आगे बढ़ करके अब यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे जिन प्रश्नों को गलत कर रहे हैं वे किस प्रकार के प्रश्न हैं, और बिलीव करेंगे वे किस प्रकार के प्रश्न हैं। जो प्रश्न उनको गलत नहीं करने चाहिए, जो सामान्य से प्रश्न है, जो आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बच्चे गलत कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाकर के देखें, मतलब टेस्ट को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि उस टेस्ट के लिए आपने कितनी मेहनत की है और अपने आप को कितना तैयार किया है, यह एक पहलू है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जो कहीं ज्यादा अहम है, और वो दूसरा पहलू क्या है? वह दूसरा पहलू यह है कि 2 घंटे का जो पीरियड होता है टेस्ट का, उस 2 घंटे के दौरान टेस्ट और टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं। अच्छे बच्चों का पोजीशन यह है कि उस 2 घंटे के दौरान भी वे टेस्ट और टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वे 2 घंटे के दौरान 150 प्रश्नों को गंभीरता से देखने, गंभीरता से उन प्रश्नों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं। और जो प्रश्न उन्होंने छोड़ा है, जिन प्रश्नों को उन्होंने गलत किया है, जब 1 to 1 डिस्कशन के क्रम में जब वहां पर पोस्टमार्टम करता हूं तो कहते हैं सर इस प्रश्न पर तो नजर ही नहीं पड़ी, इस प्रश्न को तो हम ठीक से पढ़ ही नहीं पाए। और यह ट्रेजिक स्थिति है, और यह ट्रेजिक स्थिति यह बतलाती है कि आप अपने कैरियर को लेकर के कितने गंभीर, सॉरी टू से। और यह ऐसी गलती है जिसके लिए हो सकता है अभी आप अपने आप को माफ कर दें, मैं तो नहीं ही करूंगा, और हो सकता है आप अपने आप को अभी माफ कर दें, लेकिन जिंदगी में कभी आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट, हमेशा यह ध्यान रखें, जो प्रश्न सब सही कर रहे, अगर वो प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो आपका पीटी नहीं होगा। पीटी होने का प्री कंडीशन है जो सब सही कर रहा है कम से कम उन प्रश्नों को आप गलत ना करें। जब तक इस अप्रोचेज के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे प्री नहीं होगा।
वहां पर तो डिलीवर आपको करना ही है। जो आसान प्रश्न है उनको गलत नहीं करना है, जो आपके रेंज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां पर गलत नहीं करना है। वहां पर स्लिप ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, वहां पर स्लिप ऑफ पेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं है को सत्य है पढ़ ले, असत्य नहीं है को असत्य है पढ़ ले, या असत्य को सत्य पढ़ ले। अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो नहीं होने की संभावना प्रबल होगी। स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ पेन के लिए स्पेस लिमिटेड होने चाहिए। अगर उसको 0 के लेवल पर ला सके तो यह सबसे बेहतर स्थिति। क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान रखें, एक्सेप्शनल प्रश्नों को आप नहीं कर पा रहे तो यह समस्या नहीं होती है, इसके कारण पीटी रुकेगा नहीं। तो हमने इस बात की आवश्यकता महसूस की, जब इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने विचार किया तो हमने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है जो प्रोग्राम आपके भीतर उस अप्रोचेज को डेवलप कर सके, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन प्रॉपरली। एग्जामिनेशन हॉल के उस 2 घंटे के भीतर कैसे प्रश्नों को प्रभावी तरीके से टैकल किया जाए। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कितनी पढ़ाई आपने की है इस पर आपका सिलेक्शन निर्भर नहीं करता। आपके सिलेक्शन का अहम पहलू है कि एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी आपके पास है या नहीं। 2 घंटे जो एग्जामिनेशन हॉल में आप गुजारते उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी है या नहीं। वहां पर आपकी स्ट्रेटजी फेल भी कर सकती है, वहां पर आपकी स्ट्रेटजी क्लिक भी कर सकती है। और दोनों स्थितियों में उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं इस पर आपका प्री में आपकी सफलता या असफलता डिपेंड करेगी। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखें, अगर 150 प्रश्न हैं तो मोटा मोटी आप लेकर के चले 55 प्लस माइनस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप डायरेक्टली हिट करने की स्थिति में होंगे। 25 प्लस माइनस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्टली हिट करने की स्थिति में होंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। रेस करीब करीब 95 प्लस माइनस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायरेक्टली हिट कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। उसमें 15 से 20 प्रश्न ऐसे हो सकते, 15 प्लस माइनस में कहता हूं, जहां हवा नहीं लगेगी आपको। और रेस 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप आंसर नहीं जान रहे लेकिन थोड़ी सी मेहनत करें तो एप्लीकेशन के सहारे और एलिमिनेशन थ्योरी के सहारे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का प्राइम मोटिव, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है जो स्टार्टर है। यह प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कट ऑफ के 5 नंबर 6 नंबर नीचे के रेंज में उलझ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, जिनका प्री रुक जा रहा है, जिनके लिए प्री क्वालिफाई करना मेंटल बैरियर का फॉर्म धारण रूप ले चुका है, साइकोलॉजिकल बैरियर का रूप ले चुका है। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए कि ये जो कट ऑफ के साथ गैप है वो 2 नंबर का हो सकता, वो 4 नंबर का हो सकता, वो 5 नंबर का हो सकता, वो 6 नंबर का हो सकता। उस गैप को कैसे मिनिमाइज किया जाए, और उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मेरी बात ध्यान रखेंगे। उस गैप को अगर ब्रिज करना है, कट ऑफ के ऊपर ले जाना है, कंफर्ट जोन में पहुंचाना है,
तो उसके लिए माइंड गेम की जरूरत होती है, उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और कई बार हम उत्तर नहीं जान रहे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के सहारे बड़ी आसानी से हम आंसर में सेंध लगा सकते। हम नहीं जान रहे कि वाकई वो लाइन जो दिया हुआ है बड़ी आसानी से, और उस चीज को डिस्कस करूंगा। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। प्रश्न उठा करके पूछा जाता, पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार की जीडीपी में सतत वृद्धि हुई है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हुई है। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता, बिहार के कंटेक्स्ट में भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता। क्या आंसर होगा? 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही है, दोनों गलत है। एक ये सही है, मतलब एक सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही। अब आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब यही है ना कि 5 साल के जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट क्या है, हम रटे। अरे इतना सेंस तो प्रिवेल करना चाहिए कि इसी 5 साल के दौरान कोविड ईयर भी रहा है, और उस कोविड ईयर के दौरान पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है। सारे राज्यों का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है। हाँ, ये हो सकता कि वो कोविड से कोई राज्य ज्यादा प्रभावित हो, कोई राज्य कम प्रभावित हो। तो इसके लिए तो 5 साल के डाटा को रटने की जरूरत नहीं है। नहीं, और यहां तो साइज ऑफ जीडीपी के कंटेक्स्ट में हमने बात की, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ की बात की। और कई बार यूपीएससी ने कम से कम पिछले 10 वर्षों के दौरान, डिस्कस हम लोग करेंगे, पिछले 12 वर्षों के दौरान कम से कम 5 ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट में सतत वृद्धि हुई है। जहां पर पूछा गया है, और वो डिकेडियल ट्रेंड की बात कर रहा है, जहां पर यह कह रहा है टैक्स जीडीपी रेशियो में निरंतर वृद्धि हुई है। तो ग्रोथ रेट में निरंतर वृद्धि और साइज में निरंतर वृद्धि, इसके डिफरेंस को समझना होगा या नहीं समझना होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको बैठ करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते। प्रेजेंस ऑफ माइंड के सहारे इस बार के टेस्ट में मुझे लगता है जो नेक्स्ट होने जा रहा, 6 प्रश्न मैंने ऐसे डाले हैं जो अभी हमारे बेटे के हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू। और हमें यह देखना है उन 6 प्रश्नों को कितने लोग सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। डॉट वही प्रश्न डाला है मैंने। तो मेरे कहने का यह मतलब है, हमेशा ध्यान रखें, मेंटल प्रिपरेशन अहम होता। हमेशा ध्यान रखें, एक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होती है, और जब तक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को आप एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी के जरिए सप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और तीसरी चीज, प्री के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि आंसर तक पहुंचने की टेक्निक को आपको डेवलप करना होगा, अप्रोचेज के डेवलपमेंट को आपको इंश्योर करना होगा, और चेंजिंग ट्रेंड के अनुरूप सर्वेश सर को खारिज कर सकते, अखिलेश सर को खारिज कर सकते, रोशन सर को खारिज कर सकते, सार्थक संवाद को खारिज कर सकते। ये आपके बस में है, लेकिन बीपीएससी को खारिज करना आपके बस में नहीं है। अभी अखिलेश सर की ही रेफरेंस पर एक बच्चा आया था, अभी जस्ट परसों की बात बतला रहा हूं, ठीक है। तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर
आप लोग जो है प्री मेंस साथ साथ नहीं पढ़ाते? बोले नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते साथ साथ? और जगह तो साथ साथ पढ़ाते। बोले और जगह के लोगों की अपनी सोच है, हमारी अपनी अलग सोच। तो यूपीएससी के लिए तो साथ साथ पढ़ाया जाता। तो हमने कहा हाँ सुना है उसके बारे में। अब क्या सर, यूपीएससी और बीपीएससी का दोनों का अप्रोच तो एक ही है। बोले क्या करते? तो सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। कहां तक पहुंचे? तो सर 3 बार प्री दिया है, प्री नहीं हुआ है। नहीं। तो हमने पूछा अच्छा भाई एक बात बतलाओ, यूपीएससी के अप्रोचेज के बारे में आइडिया है क्या? तुमको लगता है ऐसे ही आके बैठ गए हैं क्या? ठेठी में एक कहावत है, दिन घटने बुरबखा नाम। दिन घटने बुरबखा नाम। क्योंकि शुरू में जब बीपीएससी के लिए शुरू किया तो उस समय आलोचना होती थी वो यूपीएससी के लिए टीचर है, और अब आप लोगों की नजरों में जो है यूपीएससी का हमें कोई आइडिया ही नहीं है। नहीं, ये पैराडॉक्स है। तो हमने बताया बीपीएससी का पिछले साल का 69वीं का पेपर देखा है, कितने क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पर है और कितने क्वेश्चन उससे डिफरेंट पैटर्न पर है। ये आइडिया है? बीपीएससी मेंस के सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया है कि 68वीं बीपीएससी के पहले तक बीपीएससी का सिलेबस इतना छोटा था, यूपीएससी के पूरे मेंस के सिलेबस का 10% भी नहीं होता। और अभी भी जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, जब सिलेबस रिडिफाइन हो रहा है, तो अभी भी वो 20% को भी टच नहीं कर पाया। 20% को टच नहीं कर पाया। तो जहां पर कनेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पर आप साथ लेके चल सकते। जहां पर कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है वहां पर कैसे आप साथ लेकर के चलेंगे? और दूसरा प्रश्न जो उभर करके सामने आता वह है कि रुक करके इस बात को समझने की भी जरूरत है कि आप जिन बच्चों के बीच काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है लुसेंट वाले अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर कंबाइंड क्लास के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक तो वैसे ही ये माना जा रहा है कि हम लोग प्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं, मेंस के लिए है, तब तो और लुटिया डूबेगी। तो इसलिए मतलब विशेष अखिलेश सर, रोशन सर बात करेंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा ले चुका हूं। जो चीज मैं कहना चाहता कि ये रिवीजन क्लास में हम जो आगे बढ़ेंगे थ्रू क्वेश्चंस बढ़ेंगे, प्रश्नों के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। और इस रिवीजन क्लास की उपयोगिता एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के संदर्भ में होगी। इस रिवीजन क्लास की उपयोगिता एलिमिनेशन थ्योरी कैसे फंक्शन करती है, कैसे फंक्शन करेगी, उसके संदर्भ में होगी। इस रिवीजन क्लास की उपयोगिता जो है उस सिचुएशन के लिए आपको तैयार करेगी, उस सिचुएशन के लिए होगी जब आपका प्लान फेल करता, जब आपकी स्ट्रैटेजी फेल करती। तो वैसे सिचुएशन में अपने नर्व पर कैसे कंट्रोल बनाए रखें, वो तरीका हम यहां से डेवलप करेंगे। और लास्ट पॉइंट, इस रिवीजन क्लास की उपयोगिता, क्योंकि अभी भी 2 महीने से ज्यादा समय है हमारे पास, और अगर इस 2 महीने के दौरान PYQ को ही हम प्रॉपरली कर लें, प्रॉपरली जिस विजन की बात कर रहा रोशन सर चर्चा करेंगे, अखिलेश सर चर्चा करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी बीपीएससी की तैयारी हो जाएगी। और यहां पर ये रिवीजन क्लास केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में हम लोग नहीं लेने जा रहे। हमारे अपने प्रश्न हैं, उन अपने प्रश्नों के जरिए जो पूरी तरह से ओरिजिनल है, जो नए हैं, जिनसे आप रूबरू नहीं अब तक हुए हैं, उन प्रश्नों के जरिए हम मूव कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी होने जा रहा है। अब मैं अखिलेश सर से आग्रह करूंगा कि वो चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। धन्यवाद सर्वेश सर। सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग लेकर आए हैं। और इस कार्यक्रम को लाने के लिए जितनी बातें सर्वेश सर ने कही कि क्या कैसे ये आइडिया हम लोगों का फ्लोट हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा आइडिया था यह भी कि इस बार जो 1000 बच्चे हैं, लगभग मेंस का रिजल्ट आया है 69th का, तो इसमें आप देखिए कि पटना में नदारत है। पटना में इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो 100 करोड़ में पैसा कमाया, लेकिन वो 1000 बच्चे में 5-10 रिजल्ट देने का स्थिति में भी नहीं है। तो यह भी एक रीजन था। सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे 64वीं का बैकअप धीरे धीरे एग्जॉस्ट हुआ, तो हम लोग भी चेते। और जो अभी मैं यहाँ पे एक फिजिक्स का थियरी है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का सिद्धांत, वहाँ से हम शुरू करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 सेक्शन में मैं बात करूँगा। सबसे जो पहला मेरा मतलब कहना होगा, सर्वेश सर ने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है, आप उसको सुनिए, समझिए और वो समझिए कि मतलब जो जितनी बातें उन्होंने कही है वही मेजर रीजन है रिजल्ट नहीं होने का या रिजल्ट फंस जाने का। हम लोग के ज़माने में हम लोगों को कभी पीटी को लेकर के कोई एप्रीहेंशन नहीं रहता था कि होगा कि नहीं होगा। ऑलवेज बोल्ड रहते थे कि हमारा पीटी होना ही होना है। तो उसका एक रीजन था कि हम लोग बहुत प्रोसीजरल तैयारी करते थे अपना, और उस प्रोसेस में कहीं फॉल्ट नहीं था। अभी जो प्रोसेस में इतने फॉल्ट आ गए हैं, तो उसी को मैं एक बैठे बैठे अभी डिज़ाइन किए हैं। वो है, आप देखे होंगे, जड़ता का सिद्धांत। ये बिहार के बच्चों के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से लागू होता है। सवाल भी कई बार आपको फिजिक्स में आता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का कौन सा लॉ है, लेकिन इसको हम मतलब समझिए स्टूडेंट के ऊपर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि बिहार में अभी प्री का रिजल्ट इतना नहीं हो रहा, मेंस का रिजल्ट नहीं हो रहा है या फाइनल रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके सबसे बड़े कारण में से एक कारण यह है कि यहाँ के स्टूडेंट जड़ है, वो एक जगह में बने हुए हैं, वहाँ से हिलना डुलना नहीं चाहते हैं। और इस जड़ता के सिद्धांत को अगर फीड कर रहा कोई, जैसे मान लीजिए कि आप ये बदमाश निकल गए, तो इनका फीड करेगा कौन? इनका बगल वाला दोस्त बोलेगा कि चलो भाई उसको मारपीट करके आ जाते हैं, चलो भाई वो उसका सामान लूट लेते हैं। तो ये सब क्या है? फीडिंग है। तो कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि जड़ है, वो इनर्शिया में जी रहा है तैयारी को लेकर के, तो उसको फीड कौन कर रहा है? कहाँ से उसको चारा मिल रहा है उसके लिए? तो सबसे पहला जो उसको चारा मिलता है ना, उसको सेल्फ, जो सेल्फ उसका सोच है, वो समझिए उसको चारा देता है। ये समझिए आप जड़ हैं तैयारी को लेकर के, आप उसको मतलब आगे पीछे नहीं डोलना चाहते हैं, तो आपका अपना व्यक्तिगत सोच है। और व्यक्तिगत सोच क्या है कि ऑलवेज वी सर्च फॉर इजी। हमको वही बात पसंद है जो हमको इजी लगता है। सर्वेश सर बोले कि हमारा जो पीटी प्रोग्राम है वो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा? वो सर इनर्शिया में जी रहा है। वो एक ऐसा इनर्शिया में है कि प्री का मतलब कि जैसे अभी सर एक सवाल दो कराया आप लोगों को कि प्री का मतलब है कि उसका सर आंसर बता दीजिए, हमको उसका लॉजिक पे नहीं जाना है। वही जड़ता है, वही इजीनेस है। अगर हम आएंगे आपको बोलेंगे कि भाई अब गंभीर पढ़ने से ही आपका रिजल्ट होगा, अभी हम देखेंगे सेकेंड सेक्शन में क्वेश्चन की प्रवृत्ति में भी जाएंगे, तो वहां आपको मालूम चलेगा कि रिजल्ट कैसे अटक जाता है हमारा, क्यों अटक जाता है। तो जब आप हमेशा इजी इजी करेंगे तो आप क्या करेंगे? घटना चक्र उठाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे। अभी बच्चे रैंडम कॉल कर रहे हैं, क्या क्या किए हो सर? घटना चक्र कर लिए टनाटन, और क्या किए हो? लूसेंट पढ़ लिए हैं सर। तो ये जड़ता है, इससे बाहर निकलना होगा। ये कभी वंस अपॉन अ टाइम, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात रही होगी, आज नहीं होने वाला है। 15 साल बाद भी इतना एग्जाम पैटर्न में बदलाव आ गए, और इस बीच में कई एक्सपेरिमेंट हुए, पहले 4 चॉइस, फिर 5 चॉइस, फिर 5 चॉइस के अंदर भी करेक्शन हुआ, फिर नेगेटिव नहीं था, नेगेटिव आ गया, तो मतलब तमाम तरह, फिर वापस 4 चॉइस पे हम आ गए। तो इतने तमाम तरह के चेंजेज हुए, लेकिन तैयारी करने वाले लोग कहाँ हैं? वहीं का वहीं अटके हुए। कैसे होगा?
इस जड़ता को तोड़ना होगा। ये जो थॉट ऑफ इजी है ना, इजीनेस, तो इजीनेस से बाहर निकलना होगा, तभी आप इसको तोड़ पाएंगे। और इसी को तोड़ने के लिए हमने इस प्रोग्राम को लेकर आया है। जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे एग्जाम में, ये आपका क्या बोलते हैं, जब रिवीजन क्लास चालू करेंगे, इसलिए नाम ही दिया है कि रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, तो उसमें पूछे हुए वैसे सवाल को लेकर के आएंगे जो आज भी आपका माथा झंझना देगा, और हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वह तो झंझना ही देगा, तय है, ऐसे नहीं होगा। तो वो तब आपको लगेगा कि मतलब ये करंट लग रहा है, वोल्ट लग रहा है। जब तक वैसे सवाल को टैकल नहीं कीजिएगा तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकिएगा। दूसरा इसका जो फीड देता है वो है अनुभवहीन शिक्षक या मेंटर्स, जो भी कह लीजिए। इसकी बड़ी तादाद है आज के डेट में। ये पूरा बेड़ा गर्क करके रखे, हर लोग खोल लिया है बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें। तो ये इसकी वजह से क्या है, उस व्यक्ति ने एग्जाम को या तो कभी जिया नहीं खुद, या जिया तो कभी आज से 20 साल पहले जिए और आज जो ट्रेंड है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और या उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके पास एक सेट पैटर्न है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, और वो उसी पैटर्न पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को जो यहाँ पे एक बिग डील करना पड़ रहा है स्टूडेंट के साथ में, यह भी है कि वो ऑल अराउंड होके आते हैं एक चक्कर लगाकर, समझ गए। अब उस चक्कर को लगा के आते हैं तो उनका माइंडसेट बना हुआ है, हम जो कहते हैं उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा चक्कर कुछ अलग है, बाकी लोगों का चक्कर एक जैसा है। तो उसको लगता है कि दैट इज ट्रूथ, और ये ट्रूथ नहीं है। अब गांव का मुखिया है, इतना पैसा कमा लिया घुसखोरी करके, आपका हकमारी करके धनी हो गया, तो सब लोग उसी को सही कर रहा है। एक आदमी सिद्धांत के साथ, कोई शिक्षक है वो बेचारा रिटायर्ड, वो सिद्धांत के साथ खड़े हैं तो उसके पास कोई नहीं जा रहा है, इसका मतलब शिक्षा गलत थोड़ी हो गया, और मुखिया का क्या हो गया, बहुत सही हो गया। ऐसा नहीं होता है कि मतलब बहुलतावादी पे नहीं चलेगा। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वोट दे दिए जीत गया, समझ गए। तो आप जो पैटर्न, जो हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं पटना के अंदर में, वो ये कर रहे हैं कि हम किसके तरफ जा रहे हैं, रिजल्ट की तरफ। यहाँ जो ये दुकान खोल के बैठे हैं वो किसके तरफ जा रहे हैं, कि वो मुद्रा कमाना है उनको, कि बच्चे की वही बात बोलो, वही उसको बताओ जिससे उसको इजी फील हो। क्लास में भी वैसा ही क्लास पढ़ाते हैं वो। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं कि क्लास में निकलने के बाद जो बच्चे बोलते हैं मजा आ गया, ये शब्द उतना मुझे पसंद नहीं है, समझे, मतलब उतना पसंद नहीं है। और ऐसे बच्चे जो अभी ABCD सीख रहे हैं वो बोलते हैं मजा आ गया, तो इसका मतलब उस क्लास का लेवल क्या रहा होगा, समझ लीजिए। क्लास के बाद दिमाग झंझनाना चाहिए, मतलब टॉक उस लेवल का होना चाहिए ना। आपको एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको मेंस क्वालिफाई करना, प्री क्वालिफाई करना, इतना आसान नहीं क्या है, इतना आसान भी नहीं है, और आसान है भी, दोनों चीज़ है। तो जो पकड़ लिए तो वो आसान है। जो तीसरा इसको फीड मिलता है वो समझिए कि जो हमारा कमर्शियल अप्रोच है, दोनों को आप एक साथ रख सकते हैं। जो कोचिंग का कमर्शियल अप्रोच है वह जेन्युइननेस की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा ऐसी बात करेंगे जिससे उनका दुकान चले, बढ़े, व्यापार आगे बढ़े। वो हर किसी, हम लोग कई बच्चों को बोलते हैं कि आप तैयारी मत कीजिए, ऐसा दिलेरी के साथ कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको पता है इसका अप्रोच, इसको करेक्ट होने में बहुत समय लगेगा। हाँ, 11-12 का लेवल का कोई बच्चा आ गया तो हम लोग हर किसी को सजेस्ट कर पाएंगे। कोई अब MSc कर लिया, फिर अभी एक बच्चा मेरे पास आया है काउंसलिंग के लिए, 40 इयर्स का है वो, और वो कई 2-3 जॉब करके, नेवी भी जॉब क्रॉस करके आए हैं। तो उससे मैं कम से कम पूरे काउंसलिंग में 20 बार पूछा हूँ कि मतलब आर यू रेडी। उनका, आपके बच्चे हैं, घर परिवार है, बहुत तरह का लाइबिलिटी है, तो बोलता है सर इतना शक क्यों है आपको। हम बोले इस क्वेश्चन का डिमांड मांगता है, जो चीज़ वो आप दे पाएंगे कि नहीं उसका डर है मुझे। हम आपके साथ माथा मारेंगे और आप दे नहीं पाइएगा, कुछ दिन फैंटेसी में तैयारी कीजिएगा, एक एग्जाम लिखिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि अरे ये तो बहुत टेढ़ा खीर है, तो फिर आपके साथ जो मैं 1 साल माथा मारूंगा वो तो मेरा लॉस हो जाएगा ना। आप पहले तैयार हुई, ठीक है। तो उसके लिए भी हम टेक्निक अपना लिए कि जब उसके सही में हमको, अब अप्रोच पहले सबको इंटरटेन करते थे, अब हम उसको देखते हैं कि कितना एगर है। जब उसका एगरनेस दिख जाएगा, हमको 5 बार 6 बार बुलाएंगे, कभी बुला के भगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर वो अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वो करना चाहता है। होगा नहीं होगा तो बात का बात देखेंगे। तो ये जो कमर्शियल अप्रोच है ये बहुत बड़ा मतलब लॉस करता है।
ये आपको समझिए कि रिजल्ट मतलब क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझने नहीं देता है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझेंगे तो आप समझिए कि तब फिर वो मतलब पढ़ाई और सब कुछ चेंज ही हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझने वाला कोई आदमी आपको जल्दी से वो हर कोचिंग अपना एक छाप दिया है और वो सर्वे सर किताब लिखे आज से नहीं, बहुत पहले टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिखे हैं। दोनों में बहुत फर्क है, जाके देखिए उनका किताब कि टेक्स्ट बुक के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट प्योर टेक्स्ट बुक भी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का एक हाइब्रिड है मोड। हमने देखा है उनकी किताब को, बहुत बारीकी से देखा है। तो यूजुअली जो कोचिंग का जो नोट्स आता है उस टाइप का हम लोग भी कई बार मतलब रैंडम पीडीएफ कोई देते हैं, बहुत कम करते हैं ऐसा काम, लेकिन तो वो हम हमेशा टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। याद होगा क्लास में ऑलवेज आप देखे होंगे कि ऑलवेज किसकी बात करते हैं, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि ये टेक्स्ट बुक पढ़िए। कोई भी टीचर कौन सा किताब को फॉलो कर रहा है वो विद्यार्थी को नहीं बताता है, वो हमेशा जनरलाइज किताब बता देंगे। हम आपको स्पेसिफिक किताब भी बताते हैं कि ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए। इतना हिम्मत कौन कर सकेगा कि हम अपना स्रोत ही बता दें आपको, क्योंकि वी डू नॉट हैव कमर्शियल अप्रोच, इसीलिए हम लोग बता पाते हैं। हमारे पास एक जेन्युइन अप्रोच है, हमारे पास एक मतलब सैद्धांतिक अप्रोच है कि हमको चीट नहीं करना है, ये समझिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसको फीड करता है वो है यूट्यूब्स। जो यूट्यूब्स हैं और रील्स वाले जो टीचर्स हैं, अब अभी मैं अचानक वीडियो देखा 70वीं का, एक निकाला, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, हो जाएगा। ऐसा बताने वाला आदमी कितना आपके साथ में बेरहम मतलब ट्रीट कर रहा है, ये समझिए। व्यू मिलियंस में, हजारों, क्योंकि वो टीचर को भी मालूम है, उस तरह का वीडियो बनाने वाले को भी पता है कि बच्चे को क्या पसंद है, इसीलिए वो ऐसा बना रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। जब हम कोई जेन्युइन टॉक करते हैं तो उसको कोई, हमारे स्टूडेंट भी उसको नहीं सुनते हैं, ना उसको शेयर करते हैं। यह भी एक दुखद पहलू है कि जो मतलब वीडियो हम लोग बनाते हैं, अगर उसको ध्यान से सुनेगा कोई, उस आधार पे तैयारी कर लेगा, ये समझिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हम आपको बोल दिए कि ये किताब पढ़ लो जिससे हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलने का मतलब, ये संभव नहीं है कि एक किताब पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा। कोई वो क्या जादू का पुड़िया लिखा हुआ उसमें? यूपीएससी बीपीएससी का यही एक तो मतलब उसका ब्यूटी है कि लेंथ है सिलेबस, ये समझिए। उसको आप कॉन्साइज नहीं कर सकते किसी एक जगह में। सिलेबस का टफनेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस का लेंदीनेस होना, उसी में एक तरफ आप करते हैं दूसरी तरफ बिखर जाता है, दूसरी तरफ करते हैं उधर बिखर जाता है, समझ गए? जैसे 10-15 को गोल गोल बॉल आपको दे दें, आप बोलेंगे कि फुटबॉल, अब बोलेंगे पकड़ो, पाजा में पकड़ के, पाजा समझते हैं कि नहीं आप लोग? दोनों बाह में हम लोग पकड़ते, सामान उठाते थे गाँव में, तो आपको बोलेंगे तो कुछ इधर गिर जाएगा, कुछ उधर गया। वैसा ही यूपीएससी है। आप पॉलिटी में थोड़ा सा डोमिनेट कीजिएगा, हिस्ट्री बिखर जाएगा आपका। हिस्ट्री डोमिनेट किए, ज्योग्राफी निकल गया बाहर। ज्योग्राफी डोमिनेट किए, उधर करंट पता चल रहा है कि गायब हो गया। करंट को थोड़ा संभाल ले तो उधर इकोनॉमिक्स गायब हो गया। इकोनॉमिक्स संभाले तो साइंस टेक गायब हो गया। उधर जो फिर मतलब साइंस टेक को संभाले तो जब उधर ज्योग्राफी संभाल के रखे थे, वो अभी अब बिखर गया वापस से। तो ये जो बिखरता रहता है, तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में, सिलेबस को कंट्रोल करने में समय लगता है आपको। एक अच्छा टीचर के साथ में जब कंटिन्यूस डिस्कशन में रहते हैं, तो ये कभी यूट्यूब और रील्स वाले टीचर उसको समेटने में आपके लिए समझिए जहर का काम करता है। आप समेटना चाहेंगे, ये बिखार देगा आपको, ये बिखेर देगा। तो ये भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। और इसको फीड करता है जो बाबा टाइप का आपका सीनियर्स होता है ना, ये भी बहुत बिखारता है आपको। बोले ये छोड़ो ना, ये क्या मास्टर पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ो यही से हो जाएगा। लॉज में सब लगता है आपका, लॉज में कोई बाबा टाइप का मतलब बाबा मतलब समझिए कि दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। बाबा टाइप की कोई लड़कियां भी होंगी जो अभी मतलब लिख रही होगी, 5 बार 6 बार एग्जाम लिख दी होंगी, समझे, और अपना हुआ नहीं और आपको चली ज्ञान देने। वैसे लड़का में भी है। यहाँ एक बोधि वृक्ष है, या क्या बोलते हैं, बाजार समिति गेट पे, अभी भी मैं कभी कभी जाता हूँ उधर चुपके से चाय पीने के लिए, तो उधर अब शायद हटा दिया उसको, इधर बहुत दिन से 6 महीने से लगता नहीं गए हैं। तो एक बोधि वृक्ष है, बरगद के पेड़ के नीचे चाय बेचता है, वो गेट के पास ही है।
बाजार समिति गेट पे, समझे। तो वहाँ सब बाबा टाइप का लोग, अरुण के दुकान में भी बाबा टाइप के लोग आते हैं, समझे। कई लोग मतलब अब मुझे ही सजेशन देने लगते हैं, समझे। तो सर ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे हो जाएगा। अरे भाई ये जो प्रवृत्ति है ना, और वहाँ पे जाइएगा आप जब दिल्ली में, तो मुखर्जी नगर, हडसन लाइन और जो बत्रा, ये सब में भी उधर बाबा टाइप का लोग खूब रहता है। और बिहार और इलाहाबाद के लोग ज़्यादा मिलेंगे बाबा टाइप के लोग। सो साउथ का और उधर का मतलब ऊपरी मतलब जो हिंदी पट्टी का लोग उधर नहीं मिलेगा, इधर का लोग ज़्यादा मिलेगा बाबा टाइप का। अपना हाथ में सिगरेट लिया, एक कप चाय, और वो सोचता है हम तो इस बार IAS हैं, IPS हैं, लग गया मेरा येलो बत्ती, जो भी है वो उसी फील्ड में जीता रहता है, ठीक है। तो इससे भी बचना है, ये आपका पूरा बेड़ा गर्क करेगा। अब जो 6 साल पहले एग्जाम लिखा है और उस पैटर्न को धरे हुए, वो खुद जड़ स्थिति में जी रहा है, और इस बार 69 का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। तो कहां से उसको आप मैच कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से नहीं एनालाइज करते हैं। ये जो मतलब हम लोग इसे यूट्यूबर पे रिलाई करेंगे, बाबा के ऊपर रिलाई करेंगे, जो टीचर अनुभवी है उन लोग जो आपको बता दिए दिमाग में वैसा ही चल रहा है। खुद से भी एनालाइज करना है क्वेश्चन को, क्या आ रहा है भाई, कैसे आ रहा है, कौन सा प्रवृत्ति बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो इनको खुद से एनालाइज कीजिएगा, तभी तो कुछ थोड़ा सा आपको ये होगा। और एक बहुत बड़ा एक समझिए कि इसको फीड करता है कि पीटी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, नहीं लेना। यह भी मतलब एक लोग सोचते पीटी क्या है, कर लेंगे लास्ट का 15 दिन में, 1 महीना में कर लेंगे। पहले कभी होता था ऐसा, लेकिन अब नहीं होगा, एकदम डैम श्योर है नहीं होगा। वो जो इसको गंभीरता से नहीं लिया वो मामला बिगड़ जाएगा उसका। हम लोग भी मतलब जब शुरू में ऐसे सोचते थे क्योंकि हम लोग पीटी को बहुत गंभीर कभी नहीं लिए, अपनी तैयारी का पैटर्न ऐसा रहा होगा हमारा जो कि हमको मतलब कभी उसमें तकलीफ नहीं हुआ थी, इसलिए भी हम लोग कैजुअल हुए। या मतलब पहले जो प्रश्न की प्रवृत्ति थी, अब जो है प्रश्नों की प्रवृत्ति बदली है। और जैसे यूपीएससी में प्री को लेकर गंभीर इसलिए भी नहीं रहते थे, मेरा ऑप्शनल पे पूरा कमांड था, सोचते तो उसी के बल पे खींच लेंगे। तो ये देखना है, ठीक है। और एक लास्ट में बताऊंगा, ऐसे कई कारण है कि सीरियस पीयर ग्रुप समझते हैं कि नहीं आप लोग? अब ये सब मिल करके आपको क्या किया हुआ है, जड़ बनाया हुआ, आपको आगे निकलने नहीं दे रहा है। यानी जिस स्थिति में आप बने हैं वहीं बने हुए हैं, उसके आगे आप बढ़ना नहीं चाह रहे। इन सबको तोड़िएगा। पीयर ग्रुप का मतलब होता है दो दोस्त का बीच में हो सकता है, आपका कोई जूनियर सीनियर के साथ में हो सकता है, टीचर के साथ में हो सकता है। एकदम स्मॉल ग्रुप होगा जहां आप बहुत चीजों को गंभीर चर्चा करते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने चलिए आप, जब तक मैं मतलब चुनाव लड़ता हूँ, अगर मेरे पीयर ग्रुप नहीं होंगे तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये समझिए। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास झूठ बोलने का संसाधन नहीं है, तो लेकिन हम लोग लड़ते हैं, बहुत इफेक्टिव चुनाव लड़ते हैं। तो किसके बल पे? पीयर ग्रुप्स के बल पे, कि उनके बीच में हम लोग का डिस्कशन होता है, एक वे निकलता है बीच का, और तब आगे बढ़ते हैं। तो जब पीयर ग्रुप आपका अच्छा होगा तो जो भी आप मतलब तैयारी के क्रम में हर्डल फील कर रहे हैं वो सब उसको पार पा लेंगे। इनको तोड़ना है। जब तक ये नहीं तोड़ेंगे तो आप इनर्शिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इनर्शिया से बाहर नहीं निकलेंगे, आप फेल हो जाएंगे। ये समझिए। अब नेक्स्ट जो है, सर्वेश सर उसको मतलब वर्बली बोल दिए थे, हम उसको थोड़ा साइंटिफिक आपको बता देंगे कि जो क्वेश्चंस है आपका वो समझिए। 150 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 150 क्वेश्चंस को मैं मतलब बहुत साइंटिफिक तरीके से बाइफर्केट किए हैं इसको। ये आसान क्वेश्चन है और इसकी संख्या कितनी है? इस सिंबल का मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब अप्रॉक्स होता है। जहां भी हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोग उस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो लगभग 60 सवाल आसान होंगे। सर्वेश सर ने बहुत स्ट्रेस देके कहा है, और उसको आप अपना मसल में घुसा लीजिए, दिमाग में नहीं, मसल में घुसा लीजिए। मसल में घुसाने का मतलब कि हर हाल में वो इंश्योर्ड होगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है उसने कि जो सब लोग सही कर रहे हैं
वहां आप एक गलती करेंगे तो एक कदम दूर हो जाएंगे। इस जगह में किसी भी स्टूडेंट के लिए गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, समझ गए? ये सब लोग इसको करेगा, कोई भी बंदा इसको छोड़ेगा नहीं। मतलब जैसे अगर 4 लाख बच्चा एग्जाम लिख रहा है तो 40,000 बच्चे हैं जो इस 60 में 58, 57 मतलब 55 प्लस सब लोग करेगा। 40,000 स्टूडेंट, मतलब 10% का रूल चलता है, ये समझिए। उसके आगे जो आपके पास मतलब नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस हैं और उसके आगे इधर 30 क्वेश्चंस हैं, ये टफ है, समझे? और ये जो है आपको, अगर इसको हम लोग लें, इसको भी मैं 2 भाग में बांटता हूं, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। ये मॉडरेट है, लगभग 30 क्वेश्चन है और बिट टफ, यह भी 30 क्वेश्चन, समझे? इस प्रवृत्ति को समझिएगा, ये आपका मतलब समझिए रिजल्ट देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 60 क्वेश्चन में आप अपने से रिवीजन कीजिए और छोटा छोटा चीज को रिवाइज कीजिए, तो ये आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कोई मामला फंसेगा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे उसके आगे बढ़िएगा तो 30 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेगा, बहुत भारी भी नहीं होगा वो, समझे, और बहुत हल्का भी नहीं होगा, ठीक है? और उसके ऊपर जब आप जाइएगा 30 क्वेश्चन, तो ये आपका टफनेस होना शुरू होगा। इस बार देखिए कि एक खास बात कि जो यूपीएससी पैटर्न पे सवाल आए, पैटर्न क्या है वो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। वो मैट्रिक्स बेस्ड है और स्टेटमेंट बेस्ड है। तो वो किस रेंज में पड़ेगा? यही जो हम लोग टफ मतलब बिट टफ और ज्यादा टफ का बात करते हैं, समझ गए? तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो हम लोग मान लीजिए आपसे चर्चा करेंगे, तो हम लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का चर्चा करेंगे। जो भी हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कुछ मॉडरेट प्रवृत्ति के क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के आएंगे, और जो टफ प्रवृत्ति के क्वेश्चन है उनको लेकर के आएंगे। जब इस जगह में आप समझिए कि यहां से लेकर के यहां तक जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? इंश्योर होता चलेगा। क्लियर है? अब आप देखिए कि अगर 90 के आसपास में कट ऑफ जा रहा है, कितना के आसपास जा रहा है? कट ऑफ जा रहा है 90 के आसपास जा रहा है। तो अगर मॉडरेट क्वेश्चन को भी आप एक्यूरेसी में 90% ले आए और 90% यहाँ किए, तो कितना 55 क्वेश्चन इधर हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया 27, तो दोनों मिला कितना हो गया 82 क्वेश्चन हो गया। और अगर मान लीजिए टफ क्वेश्चन में से आप 60 है, 60 में से 20 भी कर पा रहे हैं आप, तो आप कितना है? सेफ जोन है ना? तो ये एक माइक्रो स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए। अगर ये माइक्रो स्ट्रैटेजी आप नहीं बनाएंगे तो आप गचा खा जाएंगे, ये समझिए। तो ये इस पे मतलब इस ग्राफ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस ग्राफ के ऊपर काम कीजिएगा। जैसे सर बोले कि क्वेश्चन टेस्ट ही चला है हम लोग, लेकिन बच्चे उस हिसाब से काम नहीं कर सके, हम चला दिए प्रोग्राम, ठीक है? अब कई बच्चे बोलते हैं कि मतलब सर सिलेबस फिनिश कर दीजिए। और सिलेबस केवल फिनिश करने से नहीं होगा ना, कि आपका भी फिनिश होना चाहिए। हमारा तो फिनिश हो जाएगा, कितना बार हम लोग फिनिश कर लिए हैं, अपना तैयारी में कर लिए, तैयारी कराने के क्रम में कर लिए, आपका फिनिश होना जरूरी है, ठीक है? तो मैं समझता हूं कि आप इस प्रवृत्ति को समझे होंगे और बहुत साइंटिफिक है। आप जाके क्वेश्चन को देखिए, किसी भी एग्जाम में इस तरह का मतलब यही रेशियो लगभग रहता है, इवन यूपीएससी में भी लगभग यही रेशियो रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वहाँ का रेशियो कुछ अलग हो जाता है, लेकिन बच्चे उसको बहुत हैवॉक के रूप में लेते हैं। और एक प्रवृत्ति यह भी है, सर जैसे बोले कि यूपीएससी को बचाएगा, तो वो ऐसा बोलेगा जैसे लग रहा है कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। और जब तुम बड़ा काम कर रहे हो, तो तुम जो आदमी मान लीजिए 10 किलोमीटर रोज दौड़ रहा है और उसको 8 किलोमीटर दौड़ने में, तो सर हम तो 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, 8 किलोमीटर का उपाय बताइए सर। मार डंडा निकाल के उसको
ठीक है। ऐसे मतलब अभी रिसेंटली एक बच्चा आया, बोला कि सर, तो हम वही बोला कि हम तो यूपीएससी का तैयारी करते हैं सर, बीपीएससी के लिए कुछ बताइए। तो हम बोले बेटा ऐसा करो कि एक धावक है 10 किलोमीटर रोज दौड़ता है, उससे पूछो कि 8 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे, समझे। तो उसके बाद हम फोन काट दिए। वो अलबला के सामने फोन किया, सर उस बात समझ नहीं पाए। हम बोले कोई सा धावक से पूछो जाके, जो मतलब दौड़ उड़ कर तैयारी कर रहा होगा, वो जब क्या फॉर्मूला देता है वो, तो उसके बाद हम बताएंगे तुमको, समझे। तो हम बोले कि जो जो सेना में बहाली की तैयारी कर रहा होगा ना, उसे जाकर पूछो, रोज 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, यानी तो कोई ट्रेनिंग सेंटर चल जाओ, पुलिस में राजगीर चले जाओ, वहाँ वहाँ 10 किलोमीटर रन होता है सैटरडे को, समझे। उससे पूछे किसी कैडेट के, सर 8 किलोमीटर का रन कैसे किया जाए, समझे। तो उसके बाद वो मतलब मेरा किसी के थ्रू वो आया था, उसको भर पेट गाली दिया कि ये कैसा मास्टर के पास भेज दिए, बात बताता नहीं है, साला कुछ नया बात बोल दिया। तो हमको बोला क्या उसको बताया, हम बोले यही बताए हैं, तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला तो तुम बता दो, हम उसको जवाब देंगे कि 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम 8 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे, इसका फॉर्मूला बताओ हमको। तो पूरा हंसा, बोला कि ऐसे तुम्हारा कोचिंग नहीं चलेगा। हम बोले हमको नहीं चलाना, हमको रिजल्ट चाहिए, पटना की धरती से मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे, और हम देंगे। ये जिद है हम लोगों का, समझे। इसी बिल्डिंग में कितने संस्थान आए और गए, आप लोग देख रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं, रोज खुल रहा है कुछ, कभी डांस क्लास खुल रहा है, कभी ये खुल रहा है, कभी स्पोर्ट्स खुल रहा है, कभी नीचे दुकान खोला चाट हो, सब बंद हो गया, लेकिन सार्थक चल रहा है ना, चलेगा अनंत काल तक, जान लीजिए। उसमें कोई घबराहट नहीं है, और बच्चों को आना भी पड़ेगा, मतलब ये जान लीजिए, ठीक है। 100 करोड़ कमाने वालों का आप जाके देखिए आज की स्थिति क्या है, बच्चे किस रूप में नाम लेते हैं। हमारे मतलब जो 10 साल पहले जिस रिस्पेक्ट में नाम लेते थे, उतना रिस्पेक्ट में आज भी हमारा नाम है। तो हम तो अपनी जगह में टिके हुए हैं मजबूती से। जो हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हम तराई के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, तो हिमालय का जितना मतलब ये है ना, खड़ा हिमालय बता रहा है, वैसे ही हम लोग हैं, डरो ना आंधी पानी से। तो ये बच्चों से थोड़ी डरते हैं हम लोग, आना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सार्थक आना होगा, नहीं आइएगा पैसे दे के जाइए, फिर दूसरा काम कीजिएगा, ठीक है। फिर 15,000 20,000 का जॉब खोजिए। आप ऑफिसर बनना है तो हमारे पास आना होगा, हम आपको बनाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास वो डेडिकेशन है, हमारे पास वो विजन है, हम उस लेवल पे काम करते हैं माइक्रो स्तर पे, ये समझिए। तो मुझे लगता है कि इस कोर्स को, हमारा जो कोर्स का मेजर फोकस होगा इसी में होगा। हम लोग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी एंड यूपीपीएससी, उनको खंगालेंगे, वहां से क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर करता हो, और हम लोग खुद फ्रेम करेंगे क्वेश्चन जो किसी चैप्टर का मैक्सिमम कवर करता हो, और उसके बाद उसके थ्रू और बैक टू बैक आप अभी, मैं आपको यह बात कहता हूं कि पीटी को बहुत सीरियसली लीजिए इस समय में, और अगर संभव हो तो अब पूरी तरह से पीटी पे शिफ्ट कर जाइए, क्योंकि जब तक वो बैरियर नहीं क्रॉस कीजिएगा, मेंस कितना भी काबिल है आप नहीं कर पाइएगा। बैरियर क्रॉस करना जरूरी है, टाइम कम है। अब देखिए कि कई बच्चे, मतलब जब शेड्यूल था 30 सितंबर को, और तब जाकर के हम जब अगस्त में बच्चों को पूछ रहे थे, सर अभी कहाँ तैयारी हुआ है, अब फिर अभी डेट बढ़ा है, तभी फिर सो रहे हैं, फिर आ जाएगा 15 दिन बाद, और फिर हड़बड़ करेंगे, फिर बोलेंगे इस बार अब नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो गया। ये कुछ ना कुछ सिली बहाना आपके पास है, वो आप बना के रखते हैं, उस सिली बहाना से बचना है। बहुत सीरियसली लीजिए, कम से कम 10+ आवर्स आपको रोज पढ़ने हैं, समझे। और इस साल मैं सबको बोल रहा हूं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, बाद में वीडियो जो सुनेंगे, नो डीपी, समझे। डीपी मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेटस लगाते हैं, वो नहीं। दुर्गा पूजा नहीं है इस बार आपके लिए, समझ गए ना। नो दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा जोड़ लीजिए, दिवाली पूजा जोड़ लीजिए, दोनों है, समझे। नो छठ, ये नहीं है इस साल आपके लिए, आप एकदम भूल जाइए, ठीक है। भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा कहीं से, आप घर मत जाइए, एक दिन का भी रिलैक्स मत लीजिए। आप बाहर सन्नाटा होगा, अपना कुक कीजिए खुद से, नहीं तो आप एप्पल खरीद के ले आइए, तरह तरह के चना मूंग खरीद के लाइए, खा के 7 दिन समय बिताइए। मेस बंद हो जाएगा, 7 दिन आप खाइए, कोई इशू नहीं है, उससे कोई मर नहीं जाएगा और ना कमजोर बनेगा, ठीक है। फ्रूट्स मिलेगा थोड़ा बहुत अपना, या एक स्टीमर ले लीजिए, चावल स्टीम करके खा लीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं अपना गद्दी को। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए चल जाते हैं, एक दिन का ब्रेक नहीं होता, वो वीक का ब्रेक होता है, समझे। हम लोग मतलब जैसे, जब मान लीजिए मैं मल्टीपल काम करता हूँ, आपको बताता हूँ, ये एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए।
तो शुरू में हमको बहुत दिक्कत होता था माइंड को फ्रेम चेंज करने में। कल हम गए, एक साइंटिफिक सेमिनार था, वहाँ मेरा एक पेपर का प्रेजेंटेशन था, वहाँ मिले, पुराने दोस्तों से मिले, और आज मैं मतलब कॉम्पिटिटिव मूड में हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे तो अभी यूनिवर्सिटी मूड में रहेंगे, उसके बाद किसी का फ़ोन आएगा हॉस्पिटल में प्रॉब्लम, किसी का फोन आएगा कि दरोगा के यहाँ फ़ोन कर दीजिए एफआईआर के लिए, तो तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो अब हम उसको एडजस्ट कर लिए हैं, अब हमको उसको चेंज करने में वक्त नहीं लगता है, समझे। तो जैसे आज थोड़ा सा हमको अप्रीहेंशन था दिमाग में कि हम शायद लेट पहुंचेंगे, तो सर्विस ये रोशन सर को कल ही हम प्री बोल दिए थे कि मैं 8 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन थैंक गॉड कि हम टाइम से आ गए, समझे। लेकिन मतलब वो भी सीख गए हैं कि भाई प्रायर किसी को हम इंटीमेट कर देना है कि वो भी थोड़ा अपना रिलैक्स मूड में काम करे। ऐसा नहीं कि अब सर अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, सर्विस सर भी टकटकी लगा देख रहे हैं, सीढ़ी पे हर आवाज को देख रहे हैं कहीं अखिलेश सर तो नहीं आ गए, कभी मन हो रहा फ़ोन करें, कभी सोचेंगे गाड़ी चला रहे हैं वो छोड़ देते हैं, आ ही रहे होंगे। तो ये दुविधा ना चले, तो मैंने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया था कल रात में ही, समझे, जब हम गया से लौट रहे थे। तो ये समझिए कि आपको ऐसा मतलब डेडिकेशन देना होगा नेक्स्ट 70 डेज, और उस डेडिकेशन में दीजिए, सिलेबस को पढ़िए, हम आपके साथ हैं, फोनिक भी साथ में रहेंगे, यहाँ क्लास के साथ में रहेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर बताई दिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग देखिए यूजुअली क्या होता है, कोई भी सवाल दीजिए यहाँ के बच्चों को, वो आंसर पे कूदते हैं। जो अभी एग्जाम्पल देखे सर कि 69 का डी, उसका बी, ऐसे ये प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। आपको डी बी सी होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक चॉइस को हम लोग सिलेक्ट और उसको डिस्कार्ड, यही करेंगे। अगर हमारे आंसर को सपोर्ट करेगा तो वी विल सेलेक्ट दैट, अगर आंसर को सिलेक्ट वो नहीं करेगा तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि 2 आपका चॉइस सेलेक्ट हो जाएगा, और वैसा है नहीं, बोथ है नहीं आंसर, 4 ऑलरेडी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें कोई एक होगा, तो हम लोग रीथिंक पे जाएंगे कि कौन मोस्ट एप्रोप्रिएट है, समझ गए। तो ये सब चीज़ हम आपको टेक्निकली सिखाएंगे, और ये टेक्निकल चीज़ आप सीखेंगे तो उससे आपका बहुत एरर होने का मतलब चांसेस घटेगा। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये समझिए। बच्चों का मतलब हर बच्चों का अच्छे मतलब तेज बच्चों का ये प्रॉब्लम। अभी मेरा बेटा एक एग्जाम लिख के आया IOQM, तो IOQM बहुत टफेस्ट एग्जाम है मैथमेटिक्स ओलंपियाड का, तो बहुत मतलब हाई लेवल का, 10-12 नंबर लाने पे आदमी उसमें क्वालिफाई कर जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए। ये समझिए कि ऐसा है कि उतना टफ है उसका। यहाँ मतलब मैं यहाँ जितना जेईई में पढ़ा रहा है टीचर ना, किसी को IOQM को क्वेश्चन थमा देंगे, एक भी टीचर नहीं बना पाएगा, ये एकदम तय है। उतना लेवल है क्वेश्चन का। वो क्लेम करता है कि 8 क्लास से लेके 11 के बच्चे बैठते हैं उसमें, तो मतलब रेंज है बना हुआ, वो 8 का बच्चा भी सॉल्व कर रहा है, उसको 11 के क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर रहा है। तो उसमें मैंने देखा है, जैसे वो अपना खुद ही बोलता है कि मेरा जो है स्ट्रेंथ था 35 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स का स्ट्रेंथ था, लेकिन उसने बहुत सिली मिस्टेक्स किए और एग्जाम में को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कूद के इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में कूदा, तो वो बाद में खुद बोलता है कि हमको मतलब किसी 2-3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके डोमिनेट करना चाहिए, उस पर लास्ट तक टाइम देना चाहिए, तो मेरा 5 नंबर का एक और सवाल बनता, और 2-2 नंबर का वो 4 सवाल गलती कर दिया, मतलब वो बना लिया सही, लेकिन लास्ट में मतलब थोड़ा एरर किया। तो कुल मिलाकर तभी भी 21 मार्क्स है, तो क्वालिफाई करने के चांसेस हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पर अटक गया है, समझे। तो ये प्रॉब्लम होता है, अब खुद रिग्रेट कर रहा है। तो जब उसको हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि यू आर ओल्ड टीचर, जब उसको हम बताते हैं तो वो हमको क्लेम करता है यू आर ओल्ड टीचर, आपका पैटर्न मतलब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, समझे। तो अब उसको लगा कि जो हमको बोल रहे थे कि तुम मेरा बात मानो कि अगला 2 साल तुम हमारा फॉलो करो, तो उसके बाद तुमको फॉलो करेंगे, समझे। तो सवाल बहुत करता है, वो अजीब अजीब तरह का सवाल कर देता है, समझे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का एरर होता है, उस एरर से बचने के लिए आपको टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा, और वो हम लोग सर्वेश सर, रोशन सर सिखाएंगे आपको उंगली पकड़ के, समझे। इसका तो हम दावा करते हैं कि पटना में और दूसरा कोई नहीं सिखा सकता ये चीज, समझे। हम सिखाएंगे, कोई नहीं सिखा सकता। बहुत टीचर का फीडबैक सबका है मेरे पास, पुलिस में भी काम किया, ऐसे भी फीडबैक बहुत रहता है, समझे। ठीक है, थैंक यू। रोशन सर बताएंगे। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अखिलेश सर जिस बात से समाप्त कर रहे थे, मैं वहीं से आपके साथ फिर से उसी वार्तालाप को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने अभी रेफरेंस दिया था कि आप अभी अपने लड़के के बारे में जब चर्चा कर रहे थे कि आप आउटडेटेड मतलब पुराने टीचर हो चुके हैं, आज की पीढ़ी को आप नहीं समझा सकते हैं। सही बात है कि नई पीढ़ी में और नई तरह की तब्दीलियां आ रही है,
और तब्दीलियों के साथ साथ उसी तरह की चुनौतियां भी आ रही हैं। जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ दिखता है कि वहाँ उत्साह बहुत ज़्यादा है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक उस उत्साह को आप पुराने पीढ़ी के अनुभव के साथ सामंजस्य उसका नहीं बैठाइएगा, उस उत्साह को उस अनुभव के साथ मिलाइएगा नहीं, तब तक सफलता आपकी संदिग्ध रहेगी। खैर, ये तो एक फिलॉसफी की बात हुई। हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस प्रोग्राम तक पहुंचने का अभी अभी चर्चा हो रही ना कि आइडिया कहाँ से आया और कैसे इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया। तो इसके जस्ट पहले हम लोग 2 प्रोग्राम 70th को लेकर के समाप्त किए। एक जनवरी में हम लोगों ने शुरू किया था फोकस, और उसके बाद हमने प्रोग्राम शुरू किया था 60 डेज टारगेट प्रोग्राम। तो 60 डेज टारगेट प्रोग्राम का 4-5 क्लास बचे हुए हैं, हम लोग विद इन टाइम हमने उसे समाप्त किया। लेकिन उसी क्लास के दौरान जब मैं पॉलिटी का क्लास ले रहा था तो उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और प्रत्येक क्लास में मैं कुछ प्रश्न शुरू में देता था और उसको सॉल्व करवाने की क्लास में ही कोशिश करता था कि क्लास में ही स्टूडेंट उसको सॉल्व करे। और पॉलिटी का क्लास करीब 7 या 8 दिन का था, और 8 दिन हमने लगातार, कभी उसमें गैप नहीं दिया था, लगातार वहाँ पर मैंने प्रश्न दिया। और जब प्रश्न आते थे, और बिल्कुल नया, ऐसा नहीं था कि टॉपिक से बाहर का, जो आपको एक क्लास में डिस्कस करते थे उसी से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर देते थे, या कभी कभी क्लास में आगे डिस्कस करने वाले हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पर देते थे। तो और सामान्यतः वो उस तरह के नहीं होते थे जहाँ पर वन लाइनर तरीका से आपसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ ले, या कुछ इस तरह का पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, इस तरह करके, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी प्रश्न था वो आपके समक्ष एक चुनौती के रूप में, और एक नया ताजा टटका प्रश्न कह लीजिए लोकल लैंग्वेज में। और वहां पर मुझे लगा कि नहीं, जरूरत पढ़ाने की बनिस्बत ज्यादा जरूरत है उस अप्रोच को डेवलप करने की, जिसके द्वारा आप उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन नया तरीका से आपके पास आ रहा है, उसको आप सॉल्व कर सकें। इसी दौरान जब हम लोग अपना टेस्ट सीरीज चला रहे थे तो वहां पर हमने इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू किया। और सामान्यतः जो धारणा बनाई गई, या जो धारणा हमारे बारे में प्रचलित है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। उनको लगता है कि हम सेट बनाते थे फलाने जगह, वहाँ पर हमें 120, 125 परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके यहाँ आते हैं तो मुश्किल से 60 और 50 के बीच में झूलते रह जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने तो हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेकिन आप देखेंगे तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने अपने पूरे टेस्ट सीरीज की स्ट्रैटेजी बनाई है, वो एग्जाम को और एग्जाम की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उस स्ट्रैटेजी का निर्माण किया। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप भले ही बाहर में कितना भी परफॉर्म करते हो, बाहर में वन लाइनर प्रश्न पर कितना भी आप परफॉर्म कर लेंगे, एग्जाम हॉल में जाते ही लगातार जो हमारे यहाँ मेंस में इनरोल्ड बच्चे हैं, या बाहर से भी बहुत सारे बच्चों के संपर्क में मैं रहा हूँ, वहां पर जाकर के मैं देखता हूँ तो कहते हैं कि सर मेंस की मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन प्री मेरा 5 नंबर से, 8 नंबर से, 7 नंबर से चूक रहा है। तो लगातार इतना ही नंबर से क्यों चूक रहा है? कभी इस पर रुक करके सोचने की कोशिश किए कि लगातार अगर हम 2 बार, 3 बार, 4 बार दे रहे हैं और कुछ कुछ नंबर से हम चूक रहे हैं, इसका मतलब है कि प्री का एक साइकोलॉजिकल बैरियर आपके माइंड में डेवलप हो चुका है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आप एग्जाम हॉल में, और जब उनसे डिटेल में जब बात कीजिएगा, या हम अपने टेस्ट के दौरान सर ने अभी अभी आपके साथ चर्चा की थी कि डिटेल में जब हमने एरिया वाइज परफॉर्मेंस और क्वेश्चन के थ्रू कि हमारे किस क्वेश्चन पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके थ्रू से जब हम लोग गुजरे हैं, तो हमें एक आइडिया मिला है कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, उस अप्रोच को आप सही तरीका से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यही वो कारण था जिसके कारण से हम चूंकि क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे, लगातार पॉलिटी के क्लास में हमने क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया था, फिर पॉलिटी का 1-2 टॉपिक का हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया कि आप उसको सॉल्व करके भेजें। आफ्टर दैट मैंने उसको रोक दिया कि नहीं, इसको इस समय अब डिस्कस करना उचित नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम का डेट भी आगे बढ़ रहा था। तो हिस्ट्री में मैंने उस चीज को रोक दिया, रोका कि नहीं, अब इस चीज को रोका जाए, और अब हम जो तैयारी करवाएं, अब जो आगे हम इस 3 तैयारी के बाद
अगला जो हम एक्सपेरिमेंट करें वो अगला एक्सपेरिमेंट हमारा होगा कि इस पूरे प्रिपरेशन को क्वेश्चन के आधार पर ही हम शुरू करें। और यही वो आइडिया था जिस आइडिया को हमने अखिलेश सर के साथ भी डिस्कस किया था, इस आइडिया को हमने सर्वेश सर के साथ भी डिस्कस किया था। शुरुआती समय में मैं भी हिचकिचा रहा था कि इस प्रोग्राम का पूरा डिजाइनिंग क्या होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही, और कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपके अंदर उस अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जहां से आप सही उत्तर तक पहुंच सके। अब बात आती है लगभग इस पूरे प्रोग्राम के विषय में, क्या हमारा अप्रोच होगा, कैसे होगा, इसका डिस्कशन पहले दोनों सर्वेश सर और अखिलेश सर आपके साथ कर चुके हैं। हम आपके साथ जिन जिन चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें दूसरी बात यह है कि अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे तो हमने अपने इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों से और कुछ ऐसे भी जो अखिलेश सर के वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ, कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, तो वहाँ से कुछ बच्चों के संपर्क में हम आए। जब हमने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई अब इस समय आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस समय प्री को लेकर के आपके ऊपर क्या दबाव है या क्या सोच रहे हैं, तो मिले जुले उत्तर आना शुरू हुआ, मिले जुले तरीका से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और उस रिस्पॉन्स को जब हम देखते हैं तो कुछ लोगों ने बतलाया कि इसके पहले, आपके संस्थान से जुड़ने से पहले मैं केवल प्री की तैयारी किया करता था, तो प्री की तैयारी किया करता था तो फैक्ट पर मेरी पूरी पकड़ थी, और मेंस की मैंने तैयारी नहीं कर रखी थी, तो फैक्ट की, तो उस समय मैं प्री के लिए अपने आप को बहुत तैयार समझता था। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा चीज कि जब आपके संस्थान से जुड़ा और जब मेंस की तैयारी हमने की, मेंस का तैयारी पूरा आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ करके हमने कर लिया, तो अब लगता है कि प्री ही नहीं निकल पाएगा। हम लोग तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है भाई, कि जब आप मेंस का तैयारी कर लिए तो आपको लग रहा है कि अब प्री नहीं निकल पाएगा, प्री के साइकोलॉजिकल बैरियर में आ गए। फिर हमने सोचा कि नहीं, अब बताइए कि मूल दिक्कत क्या आ रही है, कि जब आपने मेंस का तैयारी किया इसका मतलब है कि लगभग कंसेप्ट जो आपका है वो आप अपना एक डेवलप कर चुके हैं पूरे बीपीएससी की तैयारी को लेकर के। तो बातें हैं कि नहीं, बीपीएससी की तैयारी को हमने फैक्चुअल, मतलब प्री की तैयारी को हमने बता लिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम फैक्ट रट लेंगे और उस फैक्ट से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखिएगा, पूरा प्री के तैयारी को अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम एरिया जो कवर करने वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद साइंस, साइंस के बाद अगर आप देखेंगे तो ठीक है करंट अफेयर्स, जहां से मैक्सिमम प्रश्न रहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी और एक ज्योग्राफी है जहां से प्रश्न ज्यादा रहते हैं। इसके बाद 10 प्रश्न करीब मेंटल एबिलिटी से रहते हैं। सामान्यतः प्रश्नों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे प्रश्न में क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं, यहाँ पर करीब आप लेकर के चलेंगे 15 प्रश्न जो रहते हैं वो जनरल प्रश्न नहीं होते, वो एक्सेप्शनल प्रश्न होते हैं। 15 प्रश्न जो होते हैं वो एक्सेप्शनल प्रश्न होते हैं। एक दिन अभी क्लास में एक बच्चे ने अभी टीआरई में एक प्रश्न पूछा गया था, एक स्टेटमेंट था और उस स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन थे। स्टेटमेंट था कि, अभी पूरा स्टेटमेंट मुझे रिकॉल में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि यह भारत के मतलब ग्रेट यूनिफायर थे, इस तरह करके एक प्रश्न था। और प्रश्न का उत्तर था, मतलब ऑप्शन जो था उसमें एक ऑप्शन जहाँ तक मुझे ध्यान में बाल गंगाधर तिलक को लेकर के था, एक ऑप्शन जो था वो सुभाष चंद्र बोस को लेकर के था, और एक था कि इनमें से कोई नहीं, और एक था कि इनमें से एक से अधिक। तो क्लास में एक बार जब वो प्रश्न मेरे सामने लाया गया तो मैंने कहा कि भाई ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन को देख करके तो मुझे यही लगता हो सकता है कि ऊपर वाले भी हों, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। बाद में अखिलेश सर ने भी मैसेज उस प्रश्न को किया, बाद में सर्वेश सर ने भी उस प्रश्न को मैसेज किया, फिर हम उसका सब सोचे कि नहीं अब इसको खोजे जाने की ज़रूरत है। मैंने उसके लिए खोजना शुरू किया कि कहाँ से भाई ये प्रश्न आया। पता चला कि वो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट गांधी जी की हत्या के बाद
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भारत सरकार के द्वारा वो ब्रॉडकास्ट किया गया था ऑल इंडिया रेडियो पर, तो उस ऑल इंडिया रेडियो में जो बातें रखी गई थी वहां से वो प्रश्न उठाया गया था। अब जो बच्चे उस प्रश्न को लेकर के घूम रहे होंगे, या जो बच्चे उस प्रश्न को देख करके, अब आप तो ऐसा नहीं कर सकते कि जितना ब्रॉडकास्टिंग हुआ आप सब ब्रॉडकास्टिंग को जाकर के पढ़िएगा एक क्वेश्चन करने के चक्कर में। उसके कारण क्या होगा कि आपका एक वक्त जाया होगा, और ले दे करके आप कुछ और मतलब सब कुछ पढ़ करके जाइएगा, वहां पर फिर कोई एक नया स्टेटमेंट ला करके वहां पर वो पटकेगा, उस समय आप क्या कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इस 15 को आपको छोड़ देना है, इस 15 के पीछे एकदम नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि इस पर सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और हमने अपने प्रोग्राम में अभी जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ जो आप जुड़े होंगे, तो वहां देखो कि हमने अपने प्रोग्राम में भी ऐसे प्रश्न डाले हैं। ऐसा प्रश्न डालने का मकसद क्या होता है? जैसे हम बीपीएससी डाल रहे हैं उसका अलग मकसद है, लेकिन हम अगर ऐसा डाल रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या? आपको लगता हो कि अरे ऐसे ही ये प्रश्न डाल देते हैं, लेकिन हम एक मकसद के थ्रू उस प्रश्न को डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपके पास ऐसे प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। अब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो वहां पर क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपका किसी बच्चे का सबसे बेहतरीन जो तैयारी है वो हिस्ट्री की तैयारी है, और पता चला कि इस हिस्ट्री में ही 10 प्रश्न ऐसे ही डाल दिए गए, कभी कभी डाल दिए जाते हैं जिसका आपको हवा ही नहीं लगता है, या बहुत सारा स्टेटमेंट आपने रख लिया है लेकिन यहां से ये प्रश्न आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? वहां पर तो आपको लगेगा कि अरे हम तो बैकफुट पर चले गए। लेकिन आप देखिएगा कि हमेशा जो संतुलन होता है प्रश्न का, वो संतुलन इस पक्ष में होता है कि हो सकता है कि यहां पर अगर वो उस तरह के प्रश्न डाले गए हैं तो अदर सेक्शन में उससे इजी प्रश्न रहेंगे, वैसे प्रश्न रहेंगे, वैसे जनरल प्रश्न रहेंगे जहां तक आपकी पहुंच सुलभ है। तो जरूरत क्या है कि इस हर्डल को हम पार करें। इस हर्डल को हमें कहां पार करना है? साइकोलॉजी के स्तर पर पार करना है। युद्ध जीतने के लिए जैसे इब्राहिम लोदी और बाबर का जो सेना था, उसका इब्राहिम लोदी की सेना का ज्यादा स्ट्रेंथ था, लेकिन बाबर ने नई तकनीक का प्रयोग किया था, उसे पराजित कर दिया था। तो उसी तरह आप जो एग्जाम हॉल में जाते हैं, ये पूरा आपके स्ट्रेटजी पर, आपके तकनीक पर डिपेंड करता है, और उस तकनीक के लिए उस तकनीक के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, उसी तैयारी को लेकर के हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया था। दूसरी बात जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट का ये टोटल पोर्शन जो है वो उसमें सब में बेहतर नहीं कर सकता है, तो कुछ उसके बहुत बेहतर पार्ट होंगे और कुछ होंगे जहां पर वो वीक होगा। कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जहां पर उसकी तैयारी अदर के बनिस्पत अच्छी नहीं होगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सिलेक्शन के लिए जो आपका बेहतर तो है उसे तो बेहतर करना ही है, लेकिन जो वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन को और उस जगह पर मेहनत करके बेहतर किए जाने की जरूरत है। तीसरी बात कि कभी कभी आप जो स्ट्रेटजी लेकर के चलते हैं, जैसे पिछला और उसके पहले वाला 68 और 69 बीपीएससी के एग्जाम को देखिएगा, तो या 68, 67, 66 वहाँ के प्रश्नों को जाकर के देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन को हम लेकर के चलते हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखिएगा कि सामान्यतः क्या होता था कि लोग इकोनॉमिक सर्वे, खासकर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का शुरू का जो 10 पेज होता था, उस 10 पेज को पढ़ करके जाते थे और वहां से 7 से 8 प्रश्न आ जाते थे। 7 से 8 प्रश्न वहां से रहते ही रहते थे, और लोगों के लिए एकदम इजी था कि अरे इतना बस मुश्किल से 10 पेज पढ़ना रहता था, वहां से 7 से 8 प्रश्न रहते थे और उतना करके चले जाते थे, लगता था कि हाँ 7-8 प्रश्न हम कर लेंगे। लेकिन पिछला एग्जाम में जाकर के देखिए तो सीधे उलट गया, वो वहां से प्रश्न उस तरह के थे ही नहीं जैसे पहले पूछे जाते थे। तो अब लड़कों को क्या हुआ कि भाई इस जगह पर जाकर के तो हम सोचते थे कि यहाँ तो हम इजिली कर लेंगे, यहाँ पर जाकर के हम परेशान हो गए। करेंट अफेयर्स में जाकर के देखेंगे तो पहले था कि 1 लाइनर प्रश्न पूछ लिए जाते थे, फलाना युद्धाभ्यास जो हो रहा है वो किनके किनके बीच हो रहा है। कभी कुछ लिया जाता था डिफरेंट जो इंडेक्स हैं, उस इंडेक्स में पहला स्थान किसका है या कौन सा इंडेक्स, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। अब जाकर के देखिएगा तो उसकी भी प्रवृत्ति बदलते जा रही है। तो हमने इस पूरे सीरीज को उसी तरीका से डिजाइन किया था। डिजाइन करने के क्रम में हमने
या इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करने के क्रम में हमने क्वेश्चन मतलब कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ पर प्रश्न को ज्यादा ट्विस्ट करने की प्रवृत्ति दिख रही है, इन सब को ध्यान में रख करके इस पूरे क्लास को डिजाइन किया है। इस में देखेंगे तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारा जो प्राइमरी फोकस है, हमने टारगेट में भी उसी को प्राइमरी फोकस दिया था। पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते थे उस टॉपिक पर ज्यादा टाइम देते थे, और जिस टॉपिक से कम प्रश्न आते थे उसको थोड़ा कम टाइम दे करके पूरे क्लास को कंडक्ट करवाते थे। लास्ट टारगेट क्लास से हमने इस पॉलिसी को चेंज किया। हमने बदला कि जहां पर आपको ज्यादा दिक्कत आती है, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे साइंस और जैसे करंट अफेयर्स, ये 3 जगह जहां पर आपको ज्यादा दिक्कत आती है उस पर हमने ज्यादा वर्क करना शुरू किया। और लास्ट 60 डेज क्लास जो हमने लिया है उसमें सबसे ज्यादा वक्त जो है या सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी किसी चीज की करवाई गई है तो वो इकोनॉमिक्स का था, वो साइंस का है। और इस कारण भी साइंस हमारे लिए फोकस का मुद्दा था कि पता नहीं क्यों मार्केट में जो सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ मैसेज गया वो यही गया कि वहां पर साइंस की तैयारी नहीं करवाई जाती है। लेकिन अब हम अपने टेस्ट सीरीज और अपने पूरे क्लास को, क्योंकि पूरे क्लास को और क्लास में लगभग जिस क्लास को मैं नहीं ले रहा होता हूं, आप देख सकते हैं कि मैं उस क्लास में मौजूद रहता हूं। मैंने अपना प्रेजेंस लगातार बनाए रखा है, पूरे क्लास को देखते रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक कवर हुआ है, कैसे हुआ है और उस किस प्रकार से कवर किया गया है। तो ये जो लोग कह देते हैं कि साइंस की तैयारी नहीं होती है, तो इस बात को मैं आउटराइटली मैं उसको डिनाई करता हूं, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि नहीं, हम जिस स्टैंडर्ड से और जिस तरीका से हमने साइंस को लिया है, हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी अगर उन्होंने प्रॉपर तरीका से हमारे क्लास के थ्रू, अगर वो प्रॉपर तरीका से हमारे क्लास के थ्रू गए होंगे, क्लास के अनुसार काम करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने माइन्यूटली क्लास में मौजूद रह करके ऑनलाइन मोड में मैंने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तीसरी बात उभर करके सामने आती है, मतलब ये तो 2 चीज हुआ कि हमारे क्लास के डिजाइनिंग को लेकर के। अब आती है कि आप इस क्लास, क्योंकि सारा परफॉर्मेंस जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं, तो आपके स्तर से हमें क्या हेल्प चाहिए, आपके स्तर पर, या आप इस क्लास का मैक्सिमम फायदा कैसे उठा पाएंगे और कौन लोग इस क्लास का मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। पहली बात यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी लुसेंट के अप्रोच से या जो भी वन लाइनर के अप्रोच से अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं, वो आपके लिए प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि आपको शुरुआत से ही फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि बाबर के बाद कौन आया था और फलाने के बाद कौन आकर के भारत का शासक बना, या 1857 की लड़ाई में कुंवर सिंह कहां से लड़े थे। ये हमारे क्लास का क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन जब कभी भी होगा, फैक्चुअल प्रश्न भी अगर होंगे तो 4-5, जिस प्रकार से आप यूपीएससी के, और हम पूरी तरह से यूपीएससी पैटर्न को और यूपीएससी के साथ साथ जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड है उसको, उसके उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जहां पर आपके फंसने की चांस होती है। वो सोचिएगा कि वन लाइनर क्विज टाइप का जो ये प्रोग्राम होगा, तो क्विज नहीं होने जा रहा है। ये जब कभी भी होगा तो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं या डिफरेंट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर हमारे द्वारा जो तैयार किया गया हुआ प्रश्न होगा। और जो लोग उस 60 डेज क्लास में रहे होंगे जहां पर मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया होगा, तो उस पॉलिटी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर आपके पास होगा तो उसी अनुसार हम इस क्लास को आगे लेकर के चलने वाले हैं। अब आता है कि आपके स्तर पर क्या किए जाने की जरूरत है। मैं लगातार, जैसे हमारे संस्थान में प्री को लेकर के 2 क्लास हम लोग चलाते हैं। एक तो फाउंडेशन क्लास होता है जहां पर ओवरऑल बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, लंबी क्लास होती है, 12 से 14 महीने का पूरा कोर्स होता है, जहां पर पूरा कंसेप्ट को हम क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्लास था, इस बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल जनवरी में चलाया था, 70th बीपीएससी को फोकस करके एक फोकस बैच, जहां पर हम लोगों ने 6 मंथ में उस प्रोग्राम को क्लियर किया था कि उस 6 मंथ में हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे।
इसके बाद हम लोगों ने चलाया था एक टारगेट प्रोग्राम 60 डेज का, जिसको अभी अभी हम लोगों ने समाप्त किया है, समाप्त करने की स्थिति में है। ये प्रोग्राम जो हम चलाने जा रहे हैं, तो हर प्रोग्राम में जो सोर्स मटेरियल होता है कि आप क्या कीजिएगा, तो हर प्रोग्राम का बदलता चला जाता है। जैसे जब हम फाउंडेशन बैच में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के बाद आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा, उस कंसेप्ट के साथ आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब जब हम 45 डेज में हैं और हम कहें आपको कि आप जाकर के एनसीईआरटी पढ़िए और आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखा है, तो क्या होगा कि वो आपके लिए हर्डल बनने का काम करेगा। तो जरूरत क्या होगी यहाँ पर कि आपने जिस सोर्स मटेरियल को पढ़ा है, जो भी चीज आपने पढ़ा है, इस पिछले 4-5 दिनों के दौरान बहुत सारे बच्चों के मैं संपर्क में रहा हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग इंक्वायरी की है या अदर तरीका से बातचीत की है। तो सबने यही कहा कि मैं फलाना 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 बुक पढ़ लिया हूँ। अलग अलग वो गाइड बुक्स थे, किसी ने भी टेक्स्ट बुक का नाम नहीं लिया कि मैं टेक्स्ट बुक के स्तर पर क्या पढ़ा हूँ। और जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो क्राउड है, वो क्राउड तो उन्हीं लोगों का है। तो मैं यहां पर आपको यही बात कह सकता हूं कि आप जिस भी सोर्स को पढ़े हैं, अब क्योंकि अब आपके पास वो वक्त नहीं कि आप अपने सोर्स को बदलिए, और अगर आप सोर्स को बदलिएगा तो फिर आपकी पूरी तैयारी जो है वो धाराशायी हो जाएगी। तो आप सोर्स को न बदलें, जिस भी सोर्स को आपने पढ़ा है आप उस सोर्स पर विश्वास करें और उसी के अनुसार चलें। लेकिन क्लास में जितनी प्रश्नों की चर्चा होगी, उस प्रश्नों के साथ साथ उस पूरे टॉपिक को आप कवर करने की कोशिश करें, तभी आप इस क्लास का फायदा उठा पाइएगा। अगर आप इस अप्रोच के साथ चलिएगा कि क्लास में 20 या 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया, हम उस 20-25 क्वेश्चन को याद कर लेंगे, रट लेंगे, और हो सकता है कि चूंकि 20-25 क्वेश्चन रहेंगे तो करीब पूरा क्लास खत्म होते होते आपके पास 900-1000 के आसपास प्रश्न होंगे। जैसे आप घटना चक्र को रटते रहते हैं, वैसे ही ध्यान में होगा कि हम इस 900 प्रश्न को रट लेंगे। इसमें से 20-25 क्वेश्चन तो आ ही जाए, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आए। यह भी हो सकता है कि हम जो 900 क्वेश्चन इस पूरे तैयारी के दौरान आपको प्रोवाइड करवा दें, उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आए। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 120-130 प्रश्न भी आ जाएं, हो सकता है कि एक भी प्रश्न नहीं आए। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपका जो होगा, आपका हमेशा अपर हैंड होगा। क्यों? क्योंकि जब इस 900 प्रश्न से आप गुजरेंगे तो आप 900 तरीका से सीखेंगे कि प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसका 900 अप्रोच आपके पास होगा। उस अप्रोच को सीखने की जरूरत है, न कि इस 900 प्रश्न को रटने की जरूरत है। मैं लगातार क्लास में कन्वर्सेशन के दौरान आपको फोकस हमेशा इसी बात को करते रहा हूं कि आप उस अप्रोच को पकड़िए जिस अप्रोच से आंसर तक पहुंचना है। जैसे सामान्यतः मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करता था क्लास में, तो सभी बच्चों से पूछता था। ऐसा नहीं था कि किसी एक से पूछूंगा, सभी से। इवन जो ऑनलाइन में रहते थे, ऑनलाइन वालों को भी कहता था कि आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, जो रिकॉर्डेड है उनके साथ ये सुविधा नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो खैर उनकी अपनी सुविधा के अनुसार वो चीजें हैं। तो जब जवाब दे देते थे तो मेरा अगला सवाल होता था कि क्यों, यही जवाब क्यों होगा। जब वो एक्सप्लेनेशन गलत देते तो मैं कहता कि नहीं, ये आप रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मकसद है कि आप उस अप्रोच को पकड़िए, उस तरीका को पकड़िए जहां से आंसर तक पहुंच सके। आंसर क्या दे रहे हो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि आप आंसर तक पहुंचने का आपका तरीका क्या है। जैसे आप देखते हैं ना कि घर के ऊपर छत है, तो छत तक पहुंचने के लिए एक तो होगा कि किसी तरह से कूद फांद करके ऊपर पहुंच जाए, है ना। एक होगा कि पुराना बांस बल्ला का सीढ़ी उढ़ी लेकर के पहुंचेंगे, रास्ता में टूट जाए, पैर हाथ टूटे, गिरेंगे, पैर हाथ टूटेगा। एक है कि बड़ा मुकम्मल उस पर लिफ्ट बना दिया गया हो, एक है कि मुकम्मल कंक्रीट की सीढ़ी बना दी गई हो। तो बहुत सारा इस तरह का अप्रोच है, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है छत पर चढ़ना। तो छत पर चढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपके लिए मुकम्मल रास्ता कहाँ हो, क्या होगा? जहां पर आप कम समय में
इजीली आप जिसके थ्रू वहां तक पहुंच सके वही ना आपके लिए मुकम्मल होगा। तो वो रास्ता कैसे तलाश कीजिएगा, मूल बात यह थी कि उस रास्ता को तलाश करने का तरीका क्या हो। बहुत उतावला होगा तो कहेगा कि हम नीचे से कूदते हुए आएंगे और कूदते हुए रेलिंग वेलिंग पकड़ेंगे, सीधे ऊपर फांद जाएंगे। लेकिन उसके अपने रिस्क है, उसके अपने रिस्क है कि जिस छज्जा को आपने पकड़ा वो छज्जा ही टूट के गिर गया, तब तो हो गया खूब सहित कबूतराए नमा, सब कुछ खत्म हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उस अप्रोच को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिस अप्रोच के थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। उस सोर्स मटेरियल पर यकीन कीजिए, अब चूंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। एक चीज और होती है कि सामान्यतः लगातार अगर आप प्री के हर्डल को पार नहीं कर पा रहे होते हैं, प्री को लेकर के जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको आप नहीं पार कर पा रहे होते हैं, तो एक तरह का समझिए कि एक मोनोटोनी आपके माइंडसेट में, आपके पूरे तैयारी के दौरान एक मोनोटोनी डेवलप कर जाती है कि लगातार मैं कई सालों से इस प्रोसेस में लगा हुआ हूं और इस प्रोसेस का कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम आप देते होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसके पहले आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया होगा और हर साल आप नए क्लास में चले जाते होंगे, नया अचीवमेंट मिल जाता होगा। लेकिन जब आप इस तैयारी के दौरान आते हैं तो क्या होता है कि या तो उस पार नहीं तो इस पार, आप कितना भी प्रोसेस से पहुंच जाइए, आप या तो उस पार रहिएगा या फिर इस पार रहिएगा। अब इस पार अगर आप हैं तो अगर सिलेक्शन हो गया, उस प्रोसेस में है, तो जिस प्रोसेस तक जहां तक आप पहुंच रहे हैं वहां तक तो आप में उत्साह रहती है, ऊर्जा रहती है, लेकिन उसके बाद ऊर्जा खत्म होने लगती है, उसके बाद आप पर निराशा हावी होने लगता है। और इस निराशा से बचने का, और इस टाइम में जाकर के ये निराशा, इसके बाद बहुत सारा फैक्टर्स, गार्जियन का दबाव, घर वालों का, दोस्तों का, सबके बीच ये इन चीजों की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। गांव में जाते होंगे तो वहां पर लोग आप पर प्रेशर बनाते होंगे। तो इन सब चीजों से बचकर के, इन प्रेशर को मैनेज करते हुए इस स्टेज में आकर के आपको अपना तैयारी को मुकम्मल रूप देना है। और इसके लिए क्या करना होगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होगी कि सार्थक संवाद जो है, जैसा हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट किया, तो मन में अगर जाएंगे, वहां जाएंगे, तैयारी करेंगे और फ्री तो निकल ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो बंधु, मैं एश्योर कर देता हूं कि मैं कोई वो बागेश्वर बाबा की तरह का नहीं हूं कि भभूत दे दिया और आपका एग्जाम निकल गया। नहीं, ये नहीं होने जा रहा है, कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। मैं चमत्कारों पर यकीन करता ही नहीं हूं और आप भी न करें, हमेशा गुजारिश करता हूं। तो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत सही डायरेक्शन में हमारे अप्रोच के साथ हमारे साथ मेहनत करेंगे, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो जरूरत है कि क्लास के पहले हम आपको टॉपिक बतला दिया करेंगे और उस टॉपिक को आप कवर करके आए, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके और यहां से जाने के बाद आप उस अप्रोच के साथ फिर से उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर सके। तो 2 घंटे का जो हमारा क्लास होगा, 2 घंटा के साथ हम 4 घंटा आपका लेंगे, 2 घंटा पहले और 2 घंटा क्लास के बाद। तो समझ लीजिए कि एक दिन का 6 घंटा हमारे पास आपका है। उस 6 घंटा में हमारे अनुसार अगर आप काम कीजिएगा तो जरूर आप इस अप्रोच का फायदा उठा करके एग्जाम हॉल से हमें गाली देते हुए नहीं निकलिएगा। अगर आप केवल इस व्यू के साथ रहेगा कि हम उस 2 घंटा में जो 20 क्वेश्चन मिले और 20 क्वेश्चन को हम रट लेंगे, तो फिर एग्जाम हॉल से निकलिएगा, निहायत हम गाली सुनने के लिए तो हैं ही, गाली आप देते हुए निकलेंगे कि अरे भाई 900 क्वेश्चन दिया, उसमें से एक प्रश्न भी नहीं आया, है ना। पूरे क्लास के दौरान हमारे जो फैकल्टी, क्लास जो अभी शुरुआत होगी, तो क्लास की शुरुआत इकोनॉमिक्स से, कल का जो क्लास होगा सर्वेश सर इकोनॉमिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से शुरू करेंगे। तो ये ध्यान में रख लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप जो भी सोर्स से पढ़े होंगे आप उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हुए हैं और नया प्रश्न क्या फॉर्म कर सकता है, इस सब पर सर आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। फैकल्टी के रूप में हमारे यहाँ ज्योग्राफी का जो क्लास होगा,
विजय सर क्लास लेंगे। साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास होगा राहुल रत्न सर क्लास लेंगे, और अखिलेश सर बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो अखिलेश सर क्लास लेंगे आपका। हिस्ट्री का और पॉलिटी का क्लास मैं लूंगा। करंट अफेयर्स का कुछ क्लास मैं लूंगा, कुछ क्लास सर्वेश सर लेंगे। खासकर इकोनॉमिक्स के क्लास के दौरान ही इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो करंट होगा उसको आपके साथ सर्वेश सर डिस्कस करेंगे। और मेंटल एबिलिटी का जहां तक प्रश्न है तो दीपांकर सर हैं, तो एक दो क्लास में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन का भी करवाऊंगा, और भी कुछ फैकल्टी होंगे जो उसको उस टॉपिक पर आपके साथ काम करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई क्वेरी हो, तो आप उस क्वेरी को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन में जो लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बतला सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, जो ऑनलाइन जो लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइमिंग क्लास का जो टाइमिंग है, मैंने दोनों ग्रुप को, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं तो 7:30 से लेकर के मॉर्निंग 7:30 से 9:30 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। इसी टाइमिंग में ये क्लास कंडक्ट होगी। वो हमने कहा कि संडे को मैं ये करके उसको मैं ये कर दूंगा। हाँ, क्लास कहाँ से पता लगेगा और लिंक कहाँ से मिलेगी? हाँ, मैं ये डिटेल नंबर, फोन नंबर आप लोग नोट कर लें। 7645040117। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके लिंक ले सकते हैं। फिलहाल आप व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पर इस पर मैसेज भेज दीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो शुरू का 1-2 क्लास का लिंक मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आफ्टर दैट जो भी इस ग्रुप से या जो भी इस क्लास से जुड़ना चाहेंगे उनका मैं एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दूंगा, वहां पर डेली लिंक शेयर किया जाएगा। जो ऑफलाइन मोड में शामिल होना चाहते हैं, दिनकर गोलंबर के पास सार्थक संवाद में आप आकर के इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वर्किंग पर्सन के लिए अलग टाइमिंग हो सकती है। देखिए, ये टाइमिंग वर्किंग पर्सन को लेकर के 7:30 से 9:30 रखा गया है। हाँ, और दूसरा चीज क्या है कि ये क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल है, तो रिकॉर्डेड मोड में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आपकी अगर रिकॉर्डेड मोड में क्लास कर रहे हैं, आपकी कुछ क्वेरी होगी तो आप संबंधित टीचर से बात कर सकते हैं उस विषय पर। एग्जाम हॉल तक हम आपको हेल्प, एग्जाम हॉल में जाने तक आपको, आपके किसी भी प्रकार के डाउट को दूर करने का मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। एग्जाम हॉल तक मैं आपके, एग्जाम हॉल में जब तक आप जाएंगे तब तक के लिए मैं गारंटी दूँ, उस समय तक आप कॉल कर, ठीक है। 9 बजे से आपका स्कूल रहता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सार्थक संवाद ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप इस क्लास को रिकॉर्डेड मोड में अटेंड कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई क्वेरी हो, कल के लिए टॉपिक मैंने बतला दिया है कि कल जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू होगा। हाँ, और अभी का जो शुरुआती कुछ दिन होंगे वहां पर हम अपने प्रत्येक क्लास का एक एक क्लास, जैसे पहले इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स के बाद हो सकता है साइंस का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, इस तरह करके ज्योग्राफी का हो, तो इस तरह करके हम एक एक क्लास शुरू में हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा जो अप्रोच है या हमारा जो तरीका है ये किस तरीके का है, जहां से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस प्रकार से हम करेंगे भाई, कैसे ये लोग करवाने जा रहे हैं। बिकॉज ये एकदम नया तरीका से हम आपके पास आ रहे हैं, एकदम नया है, मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंटल है, और हम बहुत पूरी कोशिश के साथ हैं कि हम आपको सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ में, ये हमारा अपना विश्वास है। सर, पढ़ाए जाने वाला टॉपिक पहले प्रोवाइड हो जाएगा। टॉपिक हमने बतला दिया है, सोर्स मटेरियल मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है कि वो आप जहां से भी पढ़े हैं वही आपका सोर्स मटेरियल अब होना चाहिए। कुछ नया चीज आपके लिए हानिकारक है, वो विष तुल्य होगा आपके लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपको, जो जिस चीज से भी आपने पढ़ा है आप उस पर विश्वास कीजिए और उसी को पढ़िए।
हमारा काम बस उसको पॉलिश करना है। हमारा काम बस वहां पर जितना भी आपका क्षमता, कॉन्फिडेंस मेकिंग कह दीजिए उसको, या बड़ा अच्छा गवर्नमेंट के टर्म में कहा जाता है क्षमता निर्माण, वो हम करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेंगे। सोर्स मटेरियल हम कुछ प्रोवाइड आपको नहीं करने जा रहे हैं, हम प्रोवाइड करेंगे पीपीटी मोड में। यहाँ पर बोर्ड पर प्रश्न होगा उस, और हम कोई स्टडी मटेरियल इसके लिए हम नहीं प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए घातक होगा। अब स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है, हम लोग अपना अलग अलग जो हमारे कोर्स है, उस कोर्स में हम कोर्स के अनुसार हम प्रोवाइड करवाते गए। क्लियर? दूसरा चीज क्या है कि 45 डेज के दौरान जो हम, चूंकि अभी एग्जाम का आपके पास 60 डेज है, 45 डेज हम लोगों ने इसलिए रखा है ताकि इस बीच में बहुत सारे छुट्टियां आने वाली हैं। दुर्गा पूजा का वैकेशन रहेगा, दीपावली और छठ का रहेगा। आप कहेगा कि ऑनलाइन मोड में तो क्लास चल सकता है, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि दुर्गा पूजा के दौरान यहीं अगल बगल में बहुत सारे आपकी धार्मिक भावना भी आहत होगी अगर हम उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे तो बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन रहता है। हम उस सिचुएशन में ही नहीं रहेंगे कि आप तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। वही हाल छठ के दौरान भी रहती है, तो उस समय ये क्लास डिस्टर्ब रहेगा। इस कारण से हमने 45 डेज इसे रखा है, 45 डेज का सेशन रखा है। सामान्यतः और क्लास में मैं बाइफर्केट कर देता था कि इतना 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 मैं इस क्लास पर दूंगा, वो भी बाइफर्केशन मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। इसलिए नहीं रखा है ताकि यहाँ पर हम अपनी प्रेरोगेटिव का इस्तेमाल कर सकें, हम अपने अनुसार उसको डिजाइन कर सकें और समय के अनुसार उसको फिर बदल भी सकें। तो इस कारण से इस क्लास में मैंने वो बाइफर्केशन नहीं दिया कि इतना ही क्लास में मैं इस चीज को खत्म करूंगा। जो टॉपिक आपके लिए ज्यादा जरूरत होगा, जिसकी ज्यादा जरूरत मैं महसूस करूंगा, उस पर मैं ज्यादा टाइम दूंगा। जहां लगेगा कि मुझे यहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं है, वहां पर मैं उस टाइम को कर्टेल करूंगा। तो इस तरीका से मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा हूं। आप इसमें शामिल हों। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे या आगे ऑनलाइन मोड पर यूट्यूब पर देखेंगे, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे पहुंचाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और कम से कम सार्थक संवाद को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो होगा वो आप तक पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये आती है कि सर हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में, और ऑनलाइन मोड में हम लोग लगातार पिछले 7 साल से इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके मित्र हितैषी जो भी हैं वहां तक ये चीज पहुंचे। थैंक यू इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, शामिल होने के लिए।